प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 48 7 महान परिवारों की चालें। रामपुर का शर्मा परिवार तो बस एक मामूली अमीर घराना है। उनकी कुल संपत्ति मुश्किल से 1 करोड़ के ऊपर पहुंचती है, इसलिए 10 लाख की एक मुश्त रकम कोई छोटी बात नहीं। मुझे कभी नहीं सोचा था कि वो हरामी रणवीर के पास सच में 10 लाख होंगे। मुझे और मांग लेना चाहिए था, लता शर्मा ने अफसोस से कहा। 10 लाख क्या चीज़ है? अगर वो बदमाश बीच में नहीं आता तो अनन्या खुराना परिवार में शादी करके उनकी तबाही से ठीक पहले दुल्हन बन जाती और हम लोग भी विरासत में हिस्सा छीन लेते। सुरेश शर्मा ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो अनन्या भी मर जाती, लता शर्मा ने जवाब दिया। माँ, अनन्या मर जाती तो और भी अच्छा। खुराना परिवार की सारी दौलत हमें मिल जाती और इतना झंझट ही नहीं होता, स्नेहा शर्मा ने ठंडे लहजे में कहा। सारी हार तो उस रणवीर की वजह से हुई। मुझे लगा था कि अब अनन्या जनरल मैनेजर बन गई है तो उसके पास ढेर सारा पैसा होगा, मगर निकला कि रणवीर ने ही पैसे दिए। इतना आसान था तो शायद हम उससे और निकलवा सकते हैं, सुरेश शर्मा ने अफसोस जताते हुए कहा। तो मैं अनन्या से और पैसे मांग लूं? लता शर्मा ने उत्साह से पूछा। रणवीर ने अभी अभी हमें चेतावनी दी है, बेहतर है जोखिम न लें। मैं उस लड़के को अभी तक ठीक से पढ़ नहीं पाया। वैसे मुझे अभी एक तरीका सूझा है जिससे अनन्या से और भी ज्यादा निकलवाया जा सकता है, सुरेश शर्मा ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। पापा, क्या तरीका? स्नेहा शर्मा ने जिज्ञासा से पूछा। मुझे आज ही खबर मिली, बूढ़ा अब आखिरी सांसें गिन रहा है और चाहता है कि सारे शर्मा रिश्तेदार आखिरी बार उसे देखने आएं। बूढ़े के जाते ही संपत्ति बंटवारा होगा ना? लता शर्मा ने बेसब्री से पूछा। बिल्कुल, एक और वारिस मतलब एक और हिस्सा, कम से कम 1 करोड़ तो हर किसी को। 10 लाख क्या चीज़ है? सुरेश शर्मा ने कहा। वाह, हमारी किस्मत आखिरकार चमकी, हम अमीर बनने वाले हैं, लता शर्मा ने उत्साह से चिल्लाया। पूरा परिवार ऐसे हंसने लगा जैसे कोई त्योहार आ गया हो। वृंदावन एस्टेट्स में जैसे ही रणवीर रायचंद अंदर घुसे, अनन्या शर्मा ने बेचैनी से पूछा, क्या तुमने उन्हें पैसे दे दिए? रणवीर ने सिर हिलाया। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा हुआ, अनन्या ने राहत की सांस ली। रणवीर, तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है? मेरे पास जो है वो पहले ट्रांसफर कर दूं, बाकी बचत करके दे दूंगी। तुम्हारा मतलब? रणवीर ने पूछा। तुम्हारी वजह से इतना खर्चा हुआ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अनन्या ने अपराधबोध से कहा। बेवकूफ़ लड़की, तुम मेरी बीवी हो, तुम पर पैसा खर्च करना तो बनता है। फिर भी ये 10 लाख तो घाटे का सौदा था। अनन्या का चेहरा उतर गया, मगर इससे पहले कि वो बोलती, रणवीर ने जोड़ा, क्योंकि मेरे दिल में तुम अनमोल हो, कोई कीमत नहीं लगा सकता। बदमाश, अनन्या ने हल्के से हंसते हुए। उसके सीने पर 2 मुके जड़े। अगले 2 दिन शांति से गुजरे। विक्रम हर रोज रणवीर को रिपोर्ट करता। नवग्रह सदनों के सफाई के बाद से दक्षिण प्रांत पूरी तरह खामोश था। शायद डर था कि कहीं उनका मुख्यालय ही नेस्तनाबूद न हो जाए। 7 महान परिवारों ने भी कोई चाल नहीं चली। फिर एक और दिन गुजरा और विक्रम ने ताज़ा खबर लाया। हॉल मास्टर, 7 महान परिवारों ने चाल चली है। क्या चाल? वे नीलम स्क्वायर को ध्वस्त करके 7 सितारा होटल बनाने वाले हैं। नीलम स्क्वायर को ध्वस्त करना? रणवीर की आंखों में खूनी चमक उभरी। नीलम स्क्वायर रायचंद परिवार का एक उद्यम था, कई अरब की निवेश जो अनगिनत दुकानों को सहारा देता था और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता था। उससे भी ज्यादा, स्क्वायर में कई मिश्रित इमारतें थीं जहां हजारों लोग आरामदायक, समृद्ध जीवन जी रहे थे।
ये रायचंद परिवार द्वारा अमीर बनने के बाद अपने जियास्यान को वापस देने के लिए बनाया गया पहला प्लाजा था। इसका महत्व असीम था। उनके पिता इसे बहुत प्यार करते थे, अपनी जिंदगी का ज्यादातर प्रयास इसमें लगा दिया था। रणवीर को अभी भी याद था कि जब भी वे साथ स्क्वायर घूमने जाते, पिताजी बार बार यही कहते, रणवीर, याद रखना, रायचंद परिवार की सफलता इस धरती और इसके लोगों से अलग नहीं। हम कितने भी ऊंचे चढ़ जाएं, अपने जियास्यान को धन्यवाद देना और वापस लौटाना नहीं भूलना चाहिए। समय बदल गया, वो शब्द अब विशेष रूप से कड़वे लगते थे। मात्र 6 साल बाद रायचंद परिवार इतिहास बन चुका था। हर संपत्ति 7 महान परिवारों ने निगल ली थी और अब 7 महान परिवार वाकई नीलम स्क्वायर को ध्वस्त करना चाहते थे। अगर पिताजी जिंदा होते तो कभी अनुमति नहीं देते। मुझे व्यापार से कोई मतलब नहीं, मगर नीलम स्क्वायर मेरे पिता की जिंदगी का काम था और अनगिनत निवासियों की प्यारी याद। मैं 7 महान परिवारों को इसे नष्ट नहीं करने दूंगा। वे कब शुरू करने वाले हैं? रणवीर ने पूछा। 10 दिन बाद, विक्रम ने जवाब दिया। 10 दिन? रणवीर की आंखों में तेज चमक उभरी। अभी क्यों तोड़फोड़ शुरू करना? क्या दक्षिण प्रांत और 7 महान परिवार पहले से ही गठजोड़ कर चुके हैं? अगर वे सोचते हैं कि ये चाल मुझे धमकी दे सकती है तो बेवकूफ हैं। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। विक्रम, दिल्ली पर नजर रखो। दक्षिण प्रांत या 7 महान परिवारों की कोई भी हलचल तुरंत रिपोर्ट करो। रणवीर ने आदेश दिया। समझ गया, विक्रम ने सिर हिलाया। साथ ही भाइयों को पहले से तैयार रहने को कहो। जल्दी ही हम दिल्ली जाकर शिकार करेंगे। कोई ढील नहीं, रणवीर ने जोड़ा। समझ गया, विक्रम ने उत्साह से कहा। रामपुर जैसा पिछड़ा इलाका बोरिंग था। उसे इंतजार नहीं था कि दिल्ली के उन बड़े लोगों की क्या हिम्मत है जो हॉल मास्टर को छेड़ने की सोचते हैं। 3-4 दिन और गुजर गए। उसी दिन विक्रम ने अचानक फोन किया। हॉल मास्टर, मुसीबत है, जल्दी आइए। उसने तुरंत एक पता भेज दिया। क्या मुसीबत जिसके लिए मुझे खुद जाना पड़े? रणवीर को अजीब लगा। विक्रम ने स्पष्ट नहीं बताया था। बिना और पूछे रणवीर ने टैक्सी ली और उस जगह की ओर दौड़ा। आधे घंटे बाद वह एक ट्रेनिंग बेस पर पहुंचा। ये तो अग्नि दल का मुख्यालय था। गाड़ी रुकी ही थी कि विक्रम आकर मिला। क्या हुआ? रणवीर ने पूछा। हॉल मास्टर, दिग्विजय पाटिल से कहिए बताएं, विक्रम ने कड़वाहट से कहा। मुझे उनके पास ले चलो। जल्दी ही रणवीर बेस के अंदर एक ट्रेनिंग रूम में पहुंचा। वहां पहले से कई लोग थे। दिग्विजय पाटिल और काव्या पाटिल मौजूद थे। उनके अलावा रुद्रधाम के कई सदस्य खड़े थे, सबके चेहरे पर झुंझलाहट। रणवीर को देखते ही सब उत्साहित होकर उसके चारों ओर घेरा बनाने लगे। क्या चल रहा है? रणवीर ने दिग्विजय पाटिल की ओर देखते हुए पूछा। मिस्टर रायचंद, सही समय पर आए। मेरे आदमी रामपुर में गश्त लगा रहे थे और कुछ अज्ञात लोगों को पकड़ा जो खुद को रुद्रधाम के सदस्य बता रहे थे और मिशन पर कह रहे थे। मुझे लगा बकवास है और उन्हें यहाँ ले आया, दिग्विजय पाटिल ने जल्दबाजी में कहा। ये सुनते ही रणवीर को कारण समझ आ गया और वह मुस्कुरा दिया। फिर क्या? मैंने कहा कि अपने लीडर को बुलाओ और ये मिस्टर विक्रम आ गए, खुद को भी रुद्रधाम का बता रहे हैं और कह रहे हैं कि रुद्रधाम मास्टर रामपुर में है। कितना हास्यास्पद है। दिग्विजय पाटिल गुस्से से बोले। क्या रुद्रधाम जैसा अस्तित्व है? पूरी दुनिया की नंबर 1 ताकत जो नव आकाशों पर बहुत पहले राज कर चुकी है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी विशाल दबंग ताकत का कोई व्यक्ति रामपुर में कैसे हो सकता है? हॉल मास्टर तो बहुत पहले जंगल से संन्यास ले चुके हैं, अचानक प्रकट होंगे और वो भी रामपुर में। हमारा रामपुर तो धन्य हो जाएगा, दिग्विजय पाटिल ने व्यंग्य किया। हाय, तुम मानोगे ही नहीं। विक्रम ने लाचार होकर सिर हिलाया और रणवीर की ओर विनती भरी नजर से देखा। उसने सोचा, अब तुम देखो क्या हो रहा है। अगर हम हॉल मास्टर को न बुलाते तो शायद झड़प हो जाती। उनके गुस्से को देखते हुए वो दिग्विजय पाटिल को पूछताछ करने कभी नहीं देते। अगर मैं सही कह रहा हूं तो? रणवीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्टर रायचंद, आप भी मजाक कर रहे हैं। मुझे पता है विक्रम हमेशा आपके साथ रहता है। मत बताइए कि आप जिस रुद्रधाम मास्टर की बात कर रहे हैं वो आप खुद हैं, दिग्विजय पाटिल ने स्पष्ट कहा। ये कहकर उन्हें लगा कि रूखा लग रहा है, इसलिए तुरंत मुट्ठी जोड़कर माफी मांगी। सॉरी मिस्टर रायचंद, मेरा इरादा बुरा नहीं था। बस मेरा मतलब आप बहुत ताकतवर हैं और मैं आपकी कद्र करता हूं, मगर खुद को रुद्रधाम मास्टर कहना, इससे तो मैं, दिग्विजय पाटिल, बेवकूफ़ लगूंगा। हॉल मास्टर वो हैं जिनकी मैं गहरी इज्जत करता हूं। तुम लोग खुद को रुद्रधाम सेना का सदस्य बताकर झूठ बोल रहे हो। अक्षम्य, सबको गिरफ्तार करना चाहिए। काव्या पाटिल तेज और निर्णायक थी। उन्हें लगा कि उनके आदर्श का अपमान हुआ है। हमें गिरफ्तार करना चाहती हो? कितनी हिम्मत! रुद्रधाम के भाइयों ने अपने मास्टर के आते ही हौसला पाकर तुरंत जवाब दिया। रुद्र सेना का झूठा बनकर इतनी घमंड, नाटक बंद करो। अग्नि दल के सैनिकों ने हार नहीं मानी। दोनों तरफ बहस चली, बस हाथापाई बाकी थी। बस खामोश, रणवीर ने आवाज दी। उनकी आवाज जोरदार नहीं थी, मगर उसमें सर्वोच्च अधिकार था। सब चुप हो गए।
छोटी सी बात है, छोड़ दो, रणवीर ने कहा। मिस्टर रायचंद, ये छोटी नहीं, रुद्रसेना का झूठा बनना गंभीर अपराध है। दिग्विजय पाटिल ने आंखें फाड़कर विरोध किया। ऐसा लगता है कि स्पष्टीकरण जरूरी है, रणवीर ने सोचा। अगर मैं कहूं कि वे सच में रुद्रसेना के हैं? क्या? दिग्विजय पाटिल स्तब्ध रह गए, फिर सूखी हंसी दी। मिस्टर रायचंद, ये मजाक नहीं, आप हॉल मास्टर नहीं हैं, आप बस। उनके वाक्य पूरा होने से पहले रणवीर ने पुकारा, विक्रम। आ गया मालिक, उन्हें बताओ कि तुम कौन हो। जी हाँ, विक्रम ने सीधा खड़े होकर सिर हिलाया। रुद्रधाम के अष्टनाग राजाओं में से एक विक्रम। हाय, सबने सांस रोकी। नागराजा, डरावना दर्जा। रुद्रधाम के पास लाखों सैनिक हैं, ऊपर अष्टनाग राजा हैं जो सिर्फ हॉल मास्टर से नीचे हैं। हर एक युद्ध क्षेत्र में खून से नहाया योद्धा है। वे धाम के नाग राजा हैं और दुनिया के अजेय चैंपियन। कौन यकीन करेगा कि अष्टनाग राजाओं में से एक जीवित उनके सामने खड़ा है? असंभव, काव्या पाटिल ने अचानक चिल्लाया। मैंने सुना है विक्रम 1.9 मीटर लंबा है और उसके चेहरे पर निशान है। तुम झूठ बोल रहे हो। रणवीर हंस दिए। ये कहाँ सुना होगा विक्रम, लगता है तुम्हारी पब्लिक इमेज सुधारने की जरूरत है। विक्रम शर्मिंदा हुआ, फिर एक टोकन निकाला। खुद देख लो, दिग्विजय पाटिल ने लिया। प्लाक पर मुहर देखते ही उनकी छाती में ठंडक दौड़ गई, सांसें जैसे रुक गईं। नागराजा टोकन सिर्फ अष्टनाग राजाओं के पास होते हैं। उभरी हुई फोटो विक्रम से बिल्कुल मिलती थी। झूठ नहीं, वह सच में अष्टनाग राजाओं में से एक थे। दिग्विजय पाटिल तुरंत घुटने पर झुके, उनके आदमी भी। नागराजा विक्रम को नमस्कार। अभी भी मुझे घुटने टेक रहे हो क्या? बेवकूफ हो गए हो? विक्रम ने ऊंचे स्वर में पूछा। दिग्विजय पाटिल और उनके लोग तुरंत रणवीर की ओर मुड़े। अगर विक्रम नागराजा थे तो जिसे नागराजा फॉलो करता है? जवाब साफ था, पूछने की जरूरत नहीं। दिग्विजय पाटिल और उनकी सेना ने एक स्वर में चिल्लाया, रुद्रधाम मास्टर को नमस्कार। उनकी आवाजें कांप रही थीं, दिल जैसे फटने को थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हॉल मास्टर से मिलेंगे, जैसे सपना सच हो गया हो। ठीक है, उठो, रणवीर ने आदेश दिया। वे मना करने की हिम्मत नहीं कर सके, तुरंत उठे और अपने आदमियों से माफी मंगवाए। मेरे आदमियों को देखना दिखाता है कि अग्नि दल कितना पेशेवर है। तुम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। माफी की कोई जरूरत नहीं, बस छोटी गलतफहमी, रणवीर ने शांत स्वर में कहा। जी हाँ, दिग्विजय पाटिल ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। वो मर्दाना आदमी रणवीर के सामने स्कूली बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा था। चून की बात सुलझ गई तो क्या हम जा सकते हैं? रणवीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल, दिग्विजय पाटिल ने तुरंत जवाब दिया। नहीं जा सकते, काव्या पाटिल ने अचानक कहा। फिर रणवीर की नज़र उन पर पड़ते ही तंग गई। मैं चून की आप यहाँ हैं तो क्यों न रहकर बातें करें? सही कह रही हो, रुद्रसेना से मिलना दुर्लभ है। क्या आप मेरे अग्नि दल को कुछ सिखा नहीं सकते? दिग्विजय पाटिल ने विनती की। उनकी उम्मीद भरी आंखें देखकर रणवीर मान गए। ठीक है विक्रम, हमारे भाइयों को ले जाओ और अग्नि दल से मुकाबला करो। समझ गया, विक्रम ने सिर हिलाया। रात होने तक ही रणवीर और विक्रम वहां से निकले। उन्होंने मुकाबला किया और बड़ी दावत भी। दिग्विजय पाटिल उन्हें विदा करने नहीं आए, वे अभी बिस्तर पर थे। उन्होंने विक्रम से मुकाबला करने पर जोर दिया था, फिर कुछ चालों में धराशायी हो गए। थोड़ा रहम कर सकते थे, रणवीर ने टिप्पणी की। उन्हें सुधारने के लिए प्रेरणा चाहिए, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात घर लौटते ही अनन्या शर्मा काम खत्म करके बहुत पहले से इंतजार कर रही थीं। रणवीर को देखते ही उन्होंने खबर दी। रणवीर, मुझे कुछ दिनों में दिल्ली जाना पड़ सकता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दिल्ली? काम से? रणवीर ने पूछा। अपने दादाजी को आखिरी विदाई देने, अनन्या ने लाचार स्वर में कहा। तुम्हारे दादाजी? रणवीर हैरान हुए। वे तो शर्मा परिवार के साथ होने चाहिए। दिल्ली क्यों? ये लंबी कहानी है, अनन्या ने आह भरी। दरअसल हमारी शाखा को रामपुर भगा दिया गया था। रामपुर भगा दिया गया? रणवीर और हैरान हुए। लगभग 15-16 साल पहले, जब मैं छोटी थी, पापा ने बड़ी गलती की। दादाजी गुस्से में हमें रामपुर भगा दिए और हम कभी वापस नहीं गए, अनन्या ने धीरे धीरे बताया। 10 मिनट बाद रणवीर को सब समझ आ गया। शर्मा परिवार की जड़ें दिल्ली में हैं। 8 महान परिवारों जितना नहीं, मगर एक पुराना घराना पीढ़ियों से फैक्ट्री चलाते आए। धीरे धीरे फैलते गए, दिल्ली में अच्छी खासी दौलत जमा की। पितृपुरुष मोहनलाल शर्मा अनन्या के दादाजी के 2 बेटे और 1 बेटी थे। शादी के बाद सब परिवार की संपत्ति पर नजर रखते थे। सबसे छोटे बेटे सुरेश शर्मा को लगा कि ज्यादातर हिस्सा बड़े भाई को मिलेगा। उन्होंने मोहनलाल शर्मा से झगड़ा किया, फिर चुपके से परिवार की संपत्ति बेचकर निवेश किया और सब गंवा दिया। जब बूढ़े को पता चला तो गुस्से में सुरेश शर्मा को परिवार से निकाल दिया। पूरा परिवार रामपुर चला गया और 1 दशक से ज्यादा वापस नहीं आया। हाल ही में खबर आई कि मोहनलाल शर्मा बूढ़े होकर बिस्तर पर हैं, बस कुछ दिन बाकी हैं और चाहते हैं कि मरने से पहले सारे शर्मा एकत्र हों। वही खबर अनन्या को दिल्ली ले जा रही थी।
अध्याय 49 सच में रुद्रदेव हैं। शर्मा परिवार की जड़ें। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें खबर दी? रणवीर ने पूछा। हाँ, अनन्या ने सिर हिलाया। क्या हुआ रणवीर? कुछ नहीं, रणवीर ने ज्यादा नहीं कहा। तर्क से तो ऐसा ही होना चाहिए, मगर सुरेश शर्मा जैसे दुष्ट इरादों वाले लोगों के साथ क्या वे बिना किसी छिपे मकसद के इतनी मेहरबानी से सूचना देते? क्या जाना जरूरी है? हालांकि मैं बहुत छोटी थी जब माता पिता के साथ रामपुर आए, मगर मुझे हमेशा याद है कि दादाजी बचपन में मेरे साथ बहुत अच्छे थे। अब दादाजी जा रहे हैं, अगर मैं पोती होने के नाते नहीं जाती तो अच्छा नहीं लगेगा, अनन्या ने सोचकर कहा। ये सुनकर रणवीर ने अपनी बात नहीं कही। रणवीर, अगर तुम्हें असुविधा हो तो मैं अकेले जा सकती हूँ, 2-3 दिन में लौट आऊंगी। नहीं, रणवीर ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भी दिल्ली में कुछ काम है। क्या काम? अनन्या ने जिज्ञासा से पूछा। एक पुराने जानकार से मिलना, रणवीर ने उदासीन स्वर में कहा, आंखों में तेज चमक। तुम्हारे दिल्ली में पुराने जानकार हैं? अनन्या और जिज्ञासु हो गई। हाँ, और काफी सारे। इस बार मुझे उनसे अच्छी बात करनी है। रणवीर ने 7 महान परिवारों के बारे में सोचकर दिल में खूनी इरादा उबाल लिया। समय कम होने की वजह से अनन्या ने उसी दिन जगदीश सेठ को फोन करके कुछ दिन की छुट्टी मांगी। जगदीश सेठ ने तुरंत मान लिया, कहा कि अपना काम निपटाओ और जब मन करे काम पर आना। वृंदावन एस्टेट्स कंपनी के लिए वो धन की देवी थी, उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। छुट्टी लेने के बाद अनन्या सामान पैक करने लगी। रणवीर को पैक करने का कुछ नहीं था और वे रूही के साथ अकेले खेल रहे थे। रूही आज अपनी बहन बंसल को क्यों नहीं ढूंढ रही? बहन बंसल चली गई। रूही उदास लग रही थी। कब गई? कल गई। कहा घर में कुछ काम आ गया और जल्दी जाना पड़ा। साथ ही कहा कि फिर मेरे साथ खेलने आएंगी। रूही ने ईमानदारी से कहा, फिर अचानक रणवीर की ओर देखा। पापा, बहन बंसल का घर बहुत दूर है क्या? क्या मैं आगे भी बहन बंसल से मिल पाऊंगी? रणवीर ने रूही का सिर थपथपाया। मिल पाएगी। वे मन ही मन आह भरी। रिया ओबरॉय सच में अपने वचन की पक्की हैं, उन्हें परेशान नहीं किया और बिना बताए चली गईं। किसी कारण से उन्हें अंदर खालीपन सा लगा। मैं कब इतना भावुक हो गया? रणवीर ने खुद का मजाक उड़ाया। रामपुर एयरपोर्ट से एक विमान तेजी से आसमान में उड़ा। खिड़की के पास बैठी शहर को पीछे छूटते देख रिया ओबरॉय का मूड उदास था। मूल रूप से वे रामपुर डॉक्टर मेहरा को ढूंढने आई थीं, जो उनकी कुछ उम्मीदों में से एक थी। मगर डॉक्टर मेहरा मदद नहीं कर सके। फिर किस्मत से उन्हें रणवीर के बारे में पता चला, जिनके पास खोई हुई संजीवनी विद्या थी। अगर वे मदद करते तो निश्चित रूप से ओबरॉय परिवार की मदद हो सकती थी। दुर्भाग्य से, युवती, अगर हम अब चले जाते हैं तो सच में कुछ नहीं कर पाएंगे, हरी काका ने चिंता से कहा। न जाते तो भी सिर्फ देर होती। रणवीर मदद करने से साफ मना कर चुके हैं, इसलिए हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, रिया ओबरॉय ने निर्णायक स्वर में कहा। हाय, हरी काका ने गहरी आह भरी। विमान और दूर उड़ता गया, जल्दी ही नीले आसमान और सफेद बादलों में गायब हो गया। उस रात रुद्रधाम की अनगिनत सेनाएं ज्वार की तरह चुपके से रामपुर से दिल्ली की ओर पहले से रवाना हो गईं। रात में मार्च करना रुद्र सेना के लिए मामूली बात थी। अग्नि दल मुख्यालय में दिग्विजय पाटिल ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। बॉस, रुद्र सेना पूरी तरह निकल गई, काव्या पाटिल ने रिपोर्ट किया। रुद्र सेना का पूरे जोर से निकलना हैरान करने वाला है। पता नहीं किसने मिस्टर रायचंद को छेड़ा। खुराना परिवार और नरसिम्हा सदन का पूरी तरह सफाया तो बस शुरुआत है। दिग्विजय पाटिल ने सम्मान से चिल्लाया, रुद्र सेना के जाते हुए गहरे आदर से देखते हुए। काव्या, हम और मेहनत करें, दिग्विजय पाटिल ने अचानक कहा। यह दुर्लभ मौका है, हमें अच्छे से ट्रेनिंग करनी है और रुद्रधाम में प्रवेश करने की कोशिश करनी है। ठीक है, काव्या पाटिल ने सिर हिलाया, चेहरे पर उम्मीद भरी। रुद्रधाम में प्रवेश उनका जीवन का लक्ष्य था। अगली सुबह जल्दी रामपुर से एक गाड़ी निकली, सीधी दिल्ली की ओर। गाड़ी में रणवीर का परिवार था। दोनों जगहें पूर्व देश में होने की वजह से गाड़ी से जाना उड़ान से भी सुविधाजनक था। साथ निकला था सुरेश शर्मा का परिवार भी, हर व्यक्ति इतना उत्साहित जैसे पैसा बटोरने जा रहे हों। कुछ घंटों बाद वे सफलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। 6 साल बाद प्रदेश की राजधानी में लौटे, जो और भी समृद्ध हो गई थी, ऊंची इमारतें और चकाचौंध भरी नाइट लाइफ। फर्क सिर्फ ये था कि 6 साल पहले यह 8 महान परिवारों का क्षेत्र था, अब 7 महान परिवारों का हो गया था। उस समय मैं दिल्ली से भागा था जैसे कोई आवारा कुत्ता, पूरी तरह अपमानित। अब मैं अजेय हूँ, सर्वोच्च राज कर रहा हूँ। 7 महान परिवारों, पुरानी खूनी दुश्मनी के लिए मैं 100 गुना बदला लूंगा। रणवीर के भाव उमड़ आए। वाह, कितनी ऊंची इमारतें और कितने बड़े पुल। रूही गाड़ी में रोमांचित थी। दिल्ली कितनी बेहतर है, शिक्षा के संसाधन और सब कुछ रामपुर से कहीं मजबूत। काश हम यहाँ बस जाते, अनन्या ने आह भरी। तो यहाँ दिल्ली में ही घर खरीद लेते हैं, रणवीर ने कहा। रणवीर, अनन्या ने त्योरी चढ़ाई। बच्चे के सामने फिर बकवास कर रहे हो। दिल्ली में घर की कीमतें 30,000 से ऊपर हैं।
रामपुर में भी घर नहीं खरीद पाते, यहाँ कैसे? रणवीर ने कड़वी मुस्कान दी। अनन्या, अनन्या, क्या तुम जानती हो कि मैं दिल्ली का हूँ? पुराने रायचंद परिवार का इकलौता युवा मास्टर। 6 साल पहले ही रायचंद परिवार की संपत्ति हजारों करोड़ पहुंच चुकी थी, और अब रुद्रदेवों के स्वामी के रूप में सारे 7 महान परिवार मिलकर भी उनकी दौलत नहीं टिकते। घर खरीदना क्या चीज है? आखिरकार उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिल्ली पहुंचते ही होटल बुक किया, फिर परिवार शर्मा घर की ओर दौड़ा। अनन्या अकेले जाने वाली थी, मगर रणवीर को चिंता थी, इसलिए साथ गए। शर्मा परिवार की एक अलग विला थी, बड़े आंगन के साथ। बुरा ये कि शहर के केंद्र में नहीं थी, वरना कीमत अरबों में होती। फिर भी वर्तमान बाजार मूल्य में ये 7-8 करोड़ की थी। दिल्ली में 7-8 करोड़ की हवेली का मालिक होना शर्मा परिवार को अमीर माना जा सकता था। उनकी कुल संपत्ति शायद 70-80 करोड़ के आसपास थी। दिल्ली जैसे जगह जहां अमीरों की भरमार थी, वहां भी वे धनी माने जाते थे, मगर पुराने 8 महान परिवारों से तुलना करें तो बिल्कुल अलग स्तर। इसलिए रणवीर ने कभी दिल्ली के शर्मा परिवार का नाम नहीं सुना था। दरवाजे पर कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं, संकेत कि सारे वंशज शायद लौट आए थे। रूही, बाद में अंदर जाकर शरारत नहीं करना, ठीक है? रूही अच्छी रहेगी, रूही ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। अनन्या ने तुरंत रणवीर को याद दिलाया, रणवीर, ये रामपुर नहीं है। अंदर जो भी हो, तुम बिल्कुल आवेश में मत आना। अनन्या की चिंतित अभिव्यक्ति देखकर रणवीर हंस दिए। क्या मैं इतना डरावना हूँ? जब तक कोई हमें न छेड़े, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। तीनों का परिवार जल्दी हवेली में घुस गया। लिविंग रूम में कई लोग पहले से पहुंच चुके थे, सुरेश शर्मा और बाकी भी थे। रणवीर को देखते ही उनकी आंखों में डर झलका। सबको परिचय करवाती हूँ, ये मेरी बड़ी बेटी अनन्या है। लता शर्मा दौड़कर आई, अनन्या को खींचकर सबके सामने कहा। यह असामान्य व्यवहार अनन्या को थोड़ा अजीब लगा। तो ये अनन्या है? पलक झपकते इतनी बड़ी हो गई। सब हैरान हुए, अनन्या को घूरने लगे। जाते समय वो 10 साल से कम की थी, अब सुंदर आकर्षक युवती बन चुकी थी। कुछ पुरुष रिश्तेदारों की नजरें गर्म हो गईं। अध्याय 51, 3 सेकंड, माफी मांगो। जल्दी से आंटी कहो, लता शर्मा ने निर्देश दिया। हेलो आंटी, अनन्या ने पुकारा। उन्हें अभी भी थोड़ा याद था। उनका नाम था गीता शर्मा। अरे, मुझे तो शर्मा रही है। क्या नहीं सुना कि तुम्हें माता पिता ने घर से निकाल दिया था? गीता शर्मा, अनन्या की बुआ ने अजीब स्वर में कहा। अनन्या का चेहरा असहज हो गया। घर से निकाल दिया क्या? ये सब अफवाहें हैं। मेरी अनन्या बिल्कुल ठीक है, लता शर्मा ने जबरदस्ती सफाई दी। मैं कहती हूँ, भाभी, क्या तुम सोचती हो कि हमें तुम्हारे घर की शर्मनाक बातें नहीं पता? रिश्तेदारों में तो फैल ही चुका है, गीता शर्मा ने बिना मुंह मोड़े कहा। दूसरी बहन, तुम क्या बोल रही हो? सुरेश शर्मा ने नाराजगी से कहा। मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्हें अपने दिल में पता नहीं। तुम हमेशा शर्मनाक काम करते हो, 56 साल के एक गंभीर चेहरे वाले आदमी ने कहा। वे शर्मा परिवार के बड़े किशोर शर्मा थे, जो वर्तमान में परिवार के मुखिया थे। फिर भी मैं आज अपने परिवार को बूढ़े को देखने लाया हूँ। तुमसे बहस नहीं करना चाहता, सुरेश शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। तो ये कौन है? किशोर शर्मा की नजर रणवीर पर पड़ी। मेरा पति, अनन्या ने पहले कहा, फिर रणवीर को इशारा किया। रणवीर, ये तुम्हारे बड़े चाचा हैं। ठीक है, परिचय की जरूरत नहीं, किशोर शर्मा ने बेसब्री से कहा। अरे वाह, तुम इस आदमी के लिए अमीर घर में घुसने को भी तैयार नहीं थी। गीता शर्मा ने रणवीर को ऊपर नीचे देखकर चिल्लाया। च कुछ खास तो लगता नहीं। उनका लहजा तिरस्कार से भरा था। कपड़ों से ही पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। इतनी फटीचर सूरत, निश्चित रूप से पैसा नहीं। हालांकि अलग जगह थे, मगर सुरेश शर्मा के परिवार में क्या हुआ था उसकी खबरें रिश्तेदारों में पहुंच चुकी थीं। लंबे समय से मजाक बन चुका था। अगर शर्मा परिवार का सदस्य नहीं हो तो मजा मत लो, बाहर इंतजार करो, किशोर शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। बड़े चाचा, वो मेरे पति हैं। क्या पोते दामाद को भी दादाजी से मिलने का हक नहीं? अनन्या ने बहस की। तुम्हें मिलने की अनुमति दे दी, वो भी काफी है। ज्यादा मोलभाव मत करो, किशोर शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं? रणवीर की आंखें ठंडी हो गईं। रणवीर, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, अनन्या ने लाचार होकर कहा। ठीक है, रणवीर ने सिर हिलाया। अगर अनन्या न होती तो इन लोगों के ताने सुनकर उनके सिर गगनों उड़ चुके होते। अनन्या का परिवार कुछ शर्मा सदस्यों के साथ अंदर बूढ़े को देखने गए। रणवीर हॉल में इंतजार करने लगे। कुछ युवा पीढ़ी भी यहीं थी। अरे, इसी समय एक युवक ने रणवीर को पुकारा। क्या बात है? रणवीर ने उसकी ओर देखा। वह 27-28 साल का था, चमकदार कपड़ों में, बिल्कुल प्लेबॉय जैसा। परिचय करवाता हूँ, मेरा नाम हर्ष शर्मा है। किशोर शर्मा मेरे पिता हैं। हिसाब लगाओ तो मैं अनन्या का चचेरा भाई हूँ। तुम्हें मुझे भैया कहना पड़ेगा। ओह, रणवीर का चेहरा भावहीन था, उसे ध्यान देने की फुर्सत नहीं।
रुद्रदेवों की पीढ़ी को भैया कहलवाना, क्या वो सह पाएगा? हर्ष शर्मा ने जैसे उनके चेहरे की अभिव्यक्ति न समझी और सीधे पास आकर फुहर नजरों से कहा, तो भाई साहब, अनन्या को अपने जाल में कैसे फंसाया? तुम्हें बहुत दिलचस्पी है। रणवीर का लहजा उदासीन था। बिल्कुल दिलचस्पी है। मुझे याद है अनन्या छोटी में भी खूबसूरत थी, इतने सालों बाद और भी सुंदर हो गई है, बिल्कुल किसी बड़ी स्टार जैसी। वो लंबी गोरी टांगें, वो मासूम चेहरा। तुमसे बहुत जलन हो रही है, हर्ष शर्मा ने आंख मारते हुए कहा, मुंह से लार टपकने को थी। अपनी ही बहन के बारे में कल्पना। रणवीर को घृणा का झटका लगा। शर्मा परिवार के लोग सच में उच्च कोटि के हैं। सच बताओ, अनन्या की तकनीक कैसी है? हर्ष शर्मा ने फिर आंख मारी। स्विश। रणवीर ने अचानक हर्ष शर्मा को घूरा। हर्ष तुरंत पीछे हटा, चेहरे की फुहर मुस्कान गायब। तुम क्या कर रहे हो? 3 सेकंड, माफी मांगो। मैं मान लूंगा कि मैंने वो शब्द नहीं सुने। रणवीर का लहजा ठंडा था। अरे पागल हो गए हो क्या? शर्मा परिवार की जमीन पर मुझे माफी मांगने को कह रहे हो? हर्ष शर्मा का चेहरा काला पड़ गया। थप। रणवीर ने सीधे हाथ उठाकर हर्ष शर्मा के मुंह पर तमाचा जड़ा। इतनी ताकत कि वो उड़कर गिर पड़ा। मुंह से खून निकला। तुमने हर्ष को पीटा। हॉल के युवाओं ने देखकर दंग रह गए। हर्ष शर्मा ने मुंह के कोने से खून पोंछा, यकीन नहीं कर पाया कि उसे मारा गया है। उसने रणवीर को खूनी नजरों से घूरा। हरामी, मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर वो झपटा। जैसे ही उठा, रणवीर का बड़ा पैर उड़ा और सीधा उसकी छाती पर लगा। धड़ाम। गूंज के साथ हर्ष फिर उड़ा। जमीन पर मुर्दा सुअर जैसा गिरा, पसलियां जैसे टूट गईं, दर्द से मुंह बिचकाया। तुम्हारी हिम्मत शर्मा परिवार में जंगलीपन दिखाने की? शर्मा परिवार के सारे युवा दौड़े। थप थप थप। रणवीर ने सबको तमाचे मारकर उड़ा दिया। ग्रीनहाउस फूलों का समूह अगर पास आ सके तो नुकसान उनका होता। जल्दी ही सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। मरना नहीं चाहते तो शांत रहो। रणवीर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। सब दब गए। तुरंत उसने हर्ष शर्मा को घूरा और लंबे डग भरते हुए पास गया। तुम पास मत आओ, ये शर्मा परिवार है। हर्ष डर गया और धमकी दी। शर्मा परिवार बहुत बड़ा है क्या? रणवीर ने तिरस्कार से थूका। बड़ा पैर उठाकर हर्ष की छाती पर जोर से कुचला। धड़ाम। गूंज के साथ, जैसे हथौड़ा पड़ा हो। पफ। हर्ष ने मुंह खोलकर खून उगला। जब रायचंद परिवार दिल्ली में ताकतवर था, तब शर्मा परिवार कुछ भी नहीं था। अब भी अमीरों से भरी दिल्ली में शर्मा परिवार की बारी नहीं आती। अंदर के कमरे से शोर सुनकर लोग दौड़े बाहर आए। सामने का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। युवाओं का समूह जमीन पर पड़ा कराह रहा था। और भी बुरा हर्ष था, जिसे रणवीर पैर से कुचल रहा था, जैसे मुर्दा कुत्ता, चेहरा खून से भरा। पागल, सुरेश शर्मा का दामाद यहाँ मारपीट कर रहा है। हरामी, यहाँ से निकल। किशोर शर्मा ने गरज कर रणवीर की ओर झपटा। हिलने की हिम्मत की तो देखो, कहीं का न कहीं अंग भंग नहीं कर दूं। रणवीर ने मुड़कर देखा। ठंडी आंखों में ठंडी चमक और असीम आभा फैली। किशोर शर्मा को डरा दिया। बहुत डरावना। लड़के की एक नज़र से लगा जैसे तेज तलवार घूर रही हो, पूरा बदन ठंडा। सुरेश शर्मा, अपने अच्छे दामाद को देखो, जल्दी उसे रोकने को कहो। उन्होंने मुड़कर डांटा। गुस्सा फूट पड़ा। ये सुरेश शर्मा ने घबराकर हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, रणवीर, ये शर्मा परिवार है, जल्दी हर्ष को छोड़ो। तुम्हें मुझे आदेश देने का हक है। रणवीर ने सुरेश शर्मा को देखा। सुरेश तुरंत कांप गए, जैसे अपनी कही बात वापस लेना चाहते हों। बेकार, तुम सब बेकार हो। अपना दामाद भी काबू नहीं कर सकते। किशोर शर्मा ने गर्जा और अनन्या को घूरा। अनन्या शर्मा, जल्दी अपने पति को रोकने को कहो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी भरपाई नहीं कर पाओगी। अनन्या भी स्तब्ध थीं। उन्हें रणवीर का गुस्सा पता था, इसलिए आने से पहले खास ताकीद की थी कि झगड़ा मत करना, मगर पलक झपकते हर्ष को बुरी तरह पीट दिया। रणवीर, आखिर क्या हुआ? आओ, ये तुम्हारा चचेरा भाई है न? सबको बताओ इसने क्या किया। रणवीर ने हर्ष शर्मा से कहा। अध्याय 52, परिवार की संपत्ति बांटना। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो। हर्ष शर्मा ने गर्जा। पफ। रणवीर ने पैर से कुचला। भयंकर ताकत उमड़ी, जैसे उसके अंग फट जाएंगे। हर्ष दर्द से चिल्लाया, बोलूंगा बोलूंगा, बस रोक दो। उसने सब कुछ शब्दशः उगल दिया। अब शर्मा परिवार को असहज महसूस हुआ। हर्ष, तुम बेशर्म हो। अनन्या गुस्से से बोली जब सब समझ गईं। तुम्हारा लाडला बेटा अपनी चचेरी बहन के बारे में कल्पना करता है। तुम क्या कहते हो? रणवीर ने किशोर शर्मा से पूछा। किशोर शर्मा का चेहरा लाल हो गया, जैसे जमीन में धंस जाना चाहते हो। तुम छोटे हरामी, बकवास कर रहे हो। बस इतनी सी बात, इसे छोड़ दो। गीता शर्मा ने हल्के में कहा। तुम्हारे लिए छोटी, मेरे लिए बड़ी, रणवीर ने जवाब दिया, नजरें उन पर जमा दी। तो तुम क्या चाहते हो? किशोर शर्मा ने चिल्लाया। उनका बेटा बुरी तरह पिट चुका, असहनीय। माफी, रणवीर ने मांग की। पहले ही पीट चुके, क्या माफी? किशोर शर्मा गरजे।
पीटना सबक था, माफी गलती कबूल करना, बिना इसके बात खत्म नहीं। रणवीर ने कोई नरमी नहीं दिखाई, उनकी बीवी का अपमान करो तो जिंदा रहना सौभाग्य। तुम, किशोर शर्मा शुरू हुए। हर्ष ने पहले हार मानी। सॉरी, मैं गलत था, बस छोड़ दो। बेटे में वीर नहीं, किशोर शर्मा ने थूका। अगली बार शब्दों से नहीं निपटेगा। रणवीर ने पैर उठाया। शर्मा लोग दौड़े हर्ष को उठाने। कोई पकड़ो इसे, हर्ष ने छूटते ही चिल्लाया। शांत रहो, किशोर शर्मा ने डांटा। बेटे ने शुरू किया था और अपमान उनका होता। हर्ष ने गुस्सा निगला, रणवीर को खामोश घूरता रहा। तूफान गुजरा, मगर दुश्मनी बाकी थी। हर ठंडी नजर में छुरी चमक रही थी रणवीर की ओर। तुम बूढ़े को देख चुके, उनका ज्यादा समय नहीं। जब सब यहाँ हैं तो विरासत का बंटवारा कर लेते हैं। किशोर शर्मा की आवाज ठंडी थी, गुस्सा अभी सुलग रहा था। विरासत बंटवारे का जिक्र आते ही सुरेश शर्मा और उनकी पत्नी की आंखें चमक उठीं। सब हॉल में इकट्ठा हुए। मूल रूप से 3 मुख्य शाखाएं, किशोर शर्मा की, गीता शर्मा की और सुरेश शर्मा की। बाकी आश्रित जैसे रणवीर थे। वित्त के हिसाब से शर्मा परिवार के पास लगभग 800 करोड़ हैं। कानून से हर शर्मा को हिस्सा मिलेगा, किशोर शर्मा ने शुरू किया। 800 करोड़, सुरेश शर्मा चिल्ला उठे। लता शर्मा का मुंह खुला रह गया। बूढ़े ने चुपके से 800 करोड़ जमा कर लिए थे। सुरेश शर्मा ने जल्दी हिसाब लगाया। लगभग 13 लोग, हर किसी को 60 करोड़ के करीब। 60 करोड़ रणवीर के दिए 10 लाख से कहीं ज्यादा। हम अमीर बन गए। उनकी खुशी देखकर रणवीर समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अनन्या को मेहरबानी से सूचना दी, यहाँ तक कि सबको परिचय करवाया। हर अतिरिक्त मुंह मतलब करोड़ों का हिस्सा, हर चीज का हिसाब। अनन्या ने भी देख लिया। उन्हें लगा था कि माता पिता सुधर गए हैं, निकला कि वो सिर्फ चलता फिरता हिस्सा हैं। बंटवारे के लिए बूढ़े ने होश में रहते फैसला किया था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवा लिए, खुद देख लो। किशोर शर्मा ने इशारा किया। सहायक मोटे कागजों के ढेर बांटने लगे। सुरेश शर्मा और उनकी पत्नी को वो पन्ने सोने के ईंट जैसे लग रहे थे, पैसा ही पैसा। मगर जितना पढ़ते गए उतना बुरा लगा। कैश का जिक्र क्यों नहीं, सिर्फ नीलम स्क्वायर प्रोजेक्ट। नीलम स्क्वायर, रणवीर की नज़र तेज हो गई। स्पष्टीकरण, नीलम स्क्वायर पहले दिल्ली के रायचंद परिवार का था। उनके पतन के बाद 7 महान परिवारों ने कब्जा किया और हमारे साथ संयुक्त नवीनीकरण सौदा किया। कुल 500 करोड़, अभी भुगतान नहीं हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। किशोर शर्मा ने कंधे उचकाए। धड़ाम, सुरेश शर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट मेज पर दे मारा। किशोर शर्मा, तुम मुझे ठग रहे हो। कैसे ठग रहा हूँ? 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें। प्रति व्यक्ति तुम्हारे 4 सदस्यों के घर को सिर्फ 200 करोड़ से ज्यादा मिलते। 500 बेहतर नहीं, किशोर शर्मा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मुझे बेवकूफ समझा है। नीलम स्क्वायर ध्वस्त होने वाला है। सहयोग खत्म। 7 महान परिवार भुगतान नहीं करेंगे। कागज पर 500 करोड़, हकीकत में बेकार। सुरेश शर्मा गुस्से से बोले। उन्होंने बंटवारे की खबर सुनते ही निजी तौर पर हिसाब लगाया था। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से परिवार को सता रहा था। अब ध्वस्तीकरण नजदीक, प्रोजेक्ट मर चुका। 7 महान परिवार कभी भुगतान नहीं करेंगे, एक पैसा नहीं आएगा। उन्हें जाकर मांगो, कागज तुम्हारे पास है, किशोर शर्मा ने सपाट कहा। 7 महान परिवारों से पैसा मांगना? मैं दिल्ली में रहा हूँ, उनकी ताकत जानता हूँ। सिर्फ खुदकुशी करने वाला ही मांगेगा। अगर वसूलने लायक होता तो तुम कभी मुझे गिफ्ट न करते। सुरेश शर्मा ने हार नहीं मानी। ये जाल था। अगर 7 महान परिवार चूक करते तो नीचे के कर्ज, मजदूरी, सप्लायर्स सब उन पर आते। वे दिवालिया हो जाते। किशोर शर्मा बहुत क्रूर थे। मेरी समस्या नहीं, बूढ़े का आदेश। उनसे बहस करो। किशोर शर्मा ने सूंघा। वे तो सब्जी जैसे पड़े हैं, आंखें भी नहीं खोल सकते। तुम मुझे धौंस दे रहे हो। सुरेश शर्मा ने विरोध किया। बिल्कुल, हम सब शर्मा हैं, बंटवारा निष्पक्ष होना चाहिए। गंदा काम हमें क्यों थोप रहे हो? लता शर्मा खड़ी होकर चिल्लाईं। बस, किशोर शर्मा ने मेज थपथपाए। नाशुक्री मत करो। पिताजी ने सालों पहले तुम्हें निकाला था और तब भी अच्छी दौलत दी थी। अब वे मरने को हैं तो तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। क्या और स्पष्ट कहूँ? गहराई में जाना चाहो तो तुम्हारे लापरवाह निवेश से परिवार को कभी सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ था। मैं अभी मांग सकता हूँ, किशोर शर्मा ने व्यंग्य किया। दंपति स्तब्ध रह गए। हर शब्द सच था। सुरेश, ले लो, कर्ज होत है, मगर कौन जानता 500 करोड़ अगर मिल गए तो मेरे हिस्से से ज्यादा जोखिम और इनाम, गीता शर्मा ने हंसकर कहा। बकवास इनाम, सुरेश शर्मा ने गाली दी। योजना चकनाचूर। उन्होंने अनन्या पर गुस्सा उतारा। हरामजादी, रणवीर को यहाँ क्यों घसीटा? बेकार गुंडा जो मारपीट करता है और मेरा हिस्सा छीन लेता है। मुझ पर इल्जाम। अनन्या को हंसी आई। उपयोग करके धन गाय बनाया, फिर नाकाम होने पर बलि का बकरा। तुम नहीं चाहते, रणवीर ने अचानक कहा। अध्याय 53, हर पैसा वापस वसूल करूंगा। सबकी नजरें तुरंत रणवीर पर टिक गईं। सुरेश शर्मा एक पल रुके, फिर निर्णायक स्वर में बोले, गर्म आलू बिल्कुल नहीं चाहता।
मुझे पूछने दो, ये कॉन्ट्रैक्ट अनन्या को भी शामिल करता है ना? रणवीर ने अचानक पूछा। बिल्कुल करता है, किशोर शर्मा ने जवाब दिया। ठीक है, चूंकि सुरेश शर्मा और बाकी नहीं चाहते, अनन्या अकेले ले लेगी। रणवीर ने फैसला सुनाया। कमरे में स्तब्ध सन्नाटा छा गया, फिर व्यंग्य भरी मुस्कानें उभरी। ये आदमी अभी तक समझ नहीं पाया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्या सच में मानता है कि 50 करोड़ मिलेंगे? सपनों में 50 करोड़ ले लो और मुसीबत में फंस जाओ। रणवीर, तुम क्या मजाक कर रहे हो? अनन्या का चेहरा बदल गया। ये कर्ज का जाल है, 50 करोड़ कभी वसूल नहीं होंगे। प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारियां तुम पर आ जाएंगी। चिंता में कि कहीं समझ ना पाए हो, अनन्या ने जल्दी समझाया। मैं मजाक नहीं कर रहा, रणवीर ने पुष्टि की, अभिव्यक्ति पूरी तरह शांत। रणवीर, अनन्या घबरा गई। ठीक है, चूंकि तुम्हारे पति ने कह दिया, बात खत्म। किशोर शर्मा ने फैसला सुनाया, चेहरे पर दुष्टता भरी। सुरेश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा दामाद इतना दूरदर्शी होगा, गीता शर्मा ने व्यंग्य से हंसकर कहा। वो मेरा दामाद नहीं, मैंने अनन्या को घर से बहुत पहले निकाल दिया था। अगर वे ये कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो मेरा कोई लेना देना नहीं, आगे जो भी हो हम शामिल नहीं। सुरेश शर्मा ने जल्दी से खुद को अलग किया। ये मजाक की बात नहीं, गलत हैंडल किया तो सब गंवाना पड़ता। 7 महान परिवारों को नाराज किया तो जिंदगी भी जा सकती है। दिल्ली में रहते उन्होंने परिवारों के तरीके देखे थे। तुमने खुद कहा, जब 50 करोड़ वसूल हो जाएंगे तब भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। सुरेश शर्मा गुस्से से हंसे। सोचते हो 50 करोड़ वसूल कर लोगे? सपना देख रहे हो? अगर कर दिखाया तो घुटने टेक कर पापा कहूंगा। बिल्कुल, हमारा कोई लेना देना नहीं। जब मुसीबत आएगी हमारे पास मत आना। परफेक्ट, याद रखो जो अभी कहा, रणवीर ने शांत स्वर में जवाब दिया। रणवीर, क्या तुम पागल हो गए हो? हमें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ दादाजी को आखिरी बार देखने आई थी। अनन्या आंसू आने को थी। किशोर शर्मा साफ जाल बिछा रहे थे। उनके माता पिता भी जानते थे कि दलदल है, मगर रणवीर जिद पर अड़े थे। चूंकि परिवार की संपत्ति बांटी जा रही है, जो तुम्हारा है, इनकार क्यों? रणवीर, तुम, अनन्या का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। अनन्या, मुझ पर भरोसा करो, जल्दी साइन करो, रणवीर ने गंभीर स्वर में कहा। अपनी निश्चित नजरों से मिलकर अनन्या ने दांत भींचे, गहरी सांस ली और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। रणवीर, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही हमारे परिवार की किस्मत पूरी तरह तुम्हारे हाथ में। मेरे रहते डरने की कोई बात नहीं, रणवीर ने उन्हें आश्वासन भरी नजर दी। पूरा बेवकूफ, जानता भी नहीं कि ठगा जा रहा है, हर्ष ने खुशी से कहा। किशोर शर्मा और बाकियों के चेहरे पर मुस्कानें आ गईं। सुरेश शर्मा के दामाद में बनवियाउन पेंच ढीला था। अगर और कुछ नहीं तो हम लौटते हैं, रणवीर ने अनन्या से कहा। अब वहां रुकने की इच्छा नहीं, तो मैं तुम्हें 50 करोड़ वसूलने में शुभकामनाएं देता हूं। किशोर शर्मा जोर से हंसे। अच्छे जीजा जी, अगर तुम इस दुनिया में नहीं रहे तो बहन अनन्या का ख्याल मैं रख लूंगा, हर्ष ने दुष्ट स्वर में कहा। शब्द मुंह से निकलते ही वो चिल्लाया। रणवीर ने उसके पैर पर जोर से कुचल दिया, उंगलियां जैसे मसली गईं। रणवीर के परिवार के जाने के बाद सुरेश शर्मा अभी भी हार नहीं माने। बड़े भाई, अनन्या और मैं बहुत पहले अलग हो चुके हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी है तो क्या हमारा परिवार की संपत्ति का हिस्सा फिर बांटा जा सकता है? अलग हुए या नहीं मेरा सिर दर्द नहीं, अनन्या ने साइन कर दिया। परिवार की मीटिंग खत्म, ये कहकर किशोर शर्मा ने स्पष्ट विदाई दी। सुरेश शर्मा, उनकी पत्नी और स्नेहा शर्मा को बाहर धकेला। किशोर शर्मा, गीता शर्मा, तुम निर्दयी हो। दरवाजे के बाहर सुरेश शर्मा जोर से गालियां दे रहे थे। वे खुशी खुशी बूढ़े की दौलत बांटने आए थे और खाली हाथ लौट रहे थे। नफरत, पूरी नफरत। तभी उन्हें रणवीर की गाड़ी जाते दिखी। रणवीर, तुम खत्म हो। क्या तुम जानते भी हो नीलम स्क्वायर क्या है? वो पहले रायचंद परिवार का था, दिल्ली के पुराने 8 महान परिवारों में से एक। 6 साल पहले रायचंद परिवार का सफाया हो गया, हर सदस्य संदिग्ध हालात में मरा। उसके बाद बाकी 7 महान परिवारों ने साइट पर कब्जा किया। पानी गहरा है, उनसे पैसा मांगो तो तुम्हारी बीवी बेटी सड़क पर लाश बनकर मिलेंगी। तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। रणवीर ने तीनों को नजर भर देखा और गाड़ी में बैठ गए। ठीक है, चेतावनी अनसुनी करो, बस मौत का इंतजार करो। तुम्हारा परिवार रामपुर वापस नहीं पहुंचेगा। सुरेश शर्मा पागल कुत्ते जैसा भौंक रहे थे। गाड़ी में अनन्या ने सुरेश शर्मा की बातें सुन ली, चिंता में डूब गईं। रणवीर, चलो शर्मा लोगों के पास लौटकर कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दें। साइन कर चुके, सोचते हो वो गिरोह मान जाएगा? तो विनती करें, कुछ भी हो मगर परिवार को मौत के मुंह में मत धकेलो। अनन्या की त्योरियां गहरी हो गईं। रणवीर ने उन्हें गौर से देखा। अनन्या, वो शर्मा हमें मरते देखना चाहते हैं, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों तैयार करते? अनन्या स्तब्ध रह गईं। तो क्या हम सीधे मौत की ओर चलें? सब मुझे सौंप दो, चिंता मत करो। 7 महान परिवारों ने जितना कर्ज लिया है, हर पैसा वसूल करूंगा।
रणवीर ने असीम आत्मविश्वास से कहा, जैसे उनसे प्रकाश निकल रहा हो। अनन्या ने उन्हें देखा, फिर खुद को उनकी बाहों में फेंक दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा 3 का परिवार साथ रहे। इसलिए डर लग रहा है। डरो मत, जिस दिन मैंने तुम्हारा हाथ थामा था उसी दिन कसम खाई थी कि जिंदगी भर रक्षा करूंगा। शर्मा हवेली में लौटकर सुरेश शर्मा और बाकी के जाने के बाद सिर्फ किशोर शर्मा और गीता शर्मा के घर वाले बचे थे। माँ, चाचा, रणवीर ने कॉन्ट्रैक्ट लेने की हिम्मत क्यों की? क्या सच में पैसा वसूल करने का आत्मविश्वास है? बोलने वाली गीता शर्मा की बेटी थी, 20 के करीब, खास सुंदर नहीं मगर हाई सोसाइटी अमीरजादी जैसी पोशाक में। उससे 7 महान परिवारों से पैसा वसूलना, आसमान गिर जाए ज्यादा संभव है। गीता शर्मा ने आंखें घुमाईं। अगर सच में वसूल कर ले तो मैं धन्यवाद दूंगा, फिर कोई बहाना ढूंढकर वापस छीन लूंगा। किशोर शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, बिल्कुल, परिवारों की ताकत से एक छोटा लड़का कैसे फंड वसूल करेगा? गीता शर्मा की बेटी ने सिर हिलाया, चेहरे पर तिरस्कार। होटल में लौटकर रणवीर ने विक्रम से संपर्क किया अपडेट के लिए। रिपोर्ट, हॉल मास्टर, रुद्रसेना स्थिति में है और आदेश का इंतजार कर रही है। अभी चाल चलने की जल्दी नहीं। पहले 7 महान परिवारों के व्यापार साम्राज्य की जांच करो और पता लगाओ कि मेरे रायचंद परिवार के विनाश के बाद हर संपत्ति कहाँ गई। समझ गया, विक्रम ने तुरंत सहमति दी। कॉल खत्म करके रणवीर ने सोचा, फिर एक और नंबर डायल करने लगे। डायल दबाने से पहले उन्हें कुछ महसूस हुआ और होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अनन्या, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। अध्याय 54, छाया संप्रदाय अग्नि नृत्य, शंकर काका से फिर मिलन। होटल के बाहर पेड़ों से घिरी उस चौड़ी सड़क पर रणवीर रायचंद हाथ पीछे बांधे खड़ा था। तेरी साधना काफी आगे बढ़ गई है। मैं भी लगभग तुझको भांप नहीं पाया। सेक्ट लीडर मजाक कर रहे हैं। छाया से एक ठंडी आवाज आई, लंबे समय बाद मिले हैं। तू आज भी वैसी ही ठंडी है, रणवीर रायचंद ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हम, छाया से बस एक स्वीकृति की आवाज आई। पिछला मिशन तूने बहुत अच्छे से पूरा किया, लेकिन वो तो बस छोटी मोटी मछलियां थीं। असली शिकार तो सारे दिल्ली में हैं और आने वाले कुछ दिनों में जाल पूरी तरह कस जाएगा, रणवीर रायचंद ने कहा। जैसा तुम कहो। बाहर निकलकर मुझसे मिलने का इरादा नहीं है क्या? मैं पहले ही मिल चुकी हूँ। रणवीर रायचंद ने सूखी हंसी ली। ठीक है, ये तेरी पुरानी आदत है। इतना कहकर वह जाने को हुआ। ओह हाँ, हम रक्तभूमि से तेरे जाने से कुछ लोग बौखला गए हैं और वे जल्द ही कुछ करने वाले हैं। क्या तुम शिखर संसद के उन बूढ़ों की बात कर रहे हो? रणवीर रायचंद ने बेपरवाही से पूछा, जैसे उसे पहले से पता हो। वे शिखर संसद के बूढ़ों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ओह, रणवीर रायचंद की आंखें सिकुड़ गईं। इसका ताल्लुक देवलोक से है, छाया में मौजूद व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज में भारीपन आ गया। देवलोक? रणवीर रायचंद की आंखों में तेज चमक उभरी। 10 राज्य गठबंधन की जंग में देवलोक छिपा रहा। अब मेरे रक्तभूमि छोड़ने की वजह से वे बाहर निकल आए। सटीक हालात की अभी जांच चल रही है। कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुरंत सूचना दूंगी, छाया वाले ने कहा। तुमने बहुत मेहनत की, शुक्रिया, रणवीर रायचंद ने कहा। फिर मजाक? आवाज गिरी ही थी कि लाल रंग की एक तेज लकीर पेड़ों के ऊपर से गुजर गई। रणवीर रायचंद ने ऊपर देखा। बस एक पल को लाल छाया दिखी, फिर आंखों से ओझल। उसके सारे अधीनस्थों में सिर्फ एक ही व्यक्ति उससे इस तरह बात करने की हिम्मत रखता था। छाया संप्रदाय के 4 महान छायाओं के प्रमुख में से एक। अग्नि, ठंडी सुई हाथ में हो तो वह अद्वितीय और भूतिया थी। अनगिनत दुश्मन अग्नि के हाथों मरे बिना उसका चेहरा देखे। रुद्रधाम और छाया संप्रदाय दोनों उसके अधीन थे, लेकिन रुद्रधाम की लाखों की सेना हो या अष्टनाग राजा, किसी ने भी अग्नि को नहीं देखा था। दुनिया के लिए वह निश्चित रूप से एक किंवदंती थी, और रणवीर रायचंद इस युग का एकमात्र इंसान था जो इस किंवदंती को आदेश दे सकता था। कुछ याद आया तो रणवीर रायचंद ने विक्रम से संपर्क किया। विक्रम, अभी एक बात याद आई, मेरे लिए शंकर नाम के एक बूढ़े को ढूंढो। फिर उसने सारी जानकारी बता दी। दिल्ली में रात बिताई और अगली सुबह विक्रम पहली खबर लेकर आया। हॉल मास्टर को रिपोर्ट, आप जिसकी तलाश कर रहे थे वह मिल गया है। मुझे ले चलो। अनन्या को नमस्ते कहकर रणवीर रायचंद तुरंत गंतव्य की ओर रवाना हो गया। 1 घंटे बाद गाड़ी दिल्ली के उपनगर में एक जर्जर आंगन के बाहर रुकी। चारों तरफ सुनसान, खुदाई करने वाली मशीनें हर तरफ धूल उड़ा रही थीं। ये कैसे हो सकता है? रणवीर रायचंद ने आसपास देखकर अविश्वास से कहा। शंकर काका कभी दिल्ली में योद्धा मार्ग के साधक थे, महान गुरु माने जाते थे, लोगों में बहुत सम्मान था। 6 साल बाद वे ऐसे जगह पर रह रहे थे। उसे शक हुआ कि विक्रम ने गलत जगह ढूंढ ली। हॉल मास्टर, सचमुच यही है, विक्रम ने जल्दी से समझाया। एक व्यक्ति ढूंढने में गलती नहीं हो सकती। अंदर चलो, रणवीर रायचंद ने कहा और तुरंत दरवाजे से अंदर कदम रखा। उस वक्त आंगन के अंदर एक सफेद बालों वाले बूढ़े कुर्सी पर बैठे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ।
उनके साथ सिर्फ एक बूढ़ा दीवानजी था जो खुद भी काफी उम्र का था। शंकर काका, रामपुर में रणवीर नाम का एक व्यक्ति दिखा है, पता नहीं वह वही है जिस चंद परिवार का वंशज आपने बताया था। मैंने किसी से पूछवाया है, जल्द ही खबर आएगी, दीवानजी ने दयालुता से कहा, बुजुर्ग के सामने बहुत आदर दिखाते हुए। अच्छा, चंद परिवार ने दिल्ली के विकास और निर्माण में बहुत योगदान दिया। कई पीढ़ियों की वफादारी, उनका वंश खत्म नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से मेरे पैर खराब हैं, आंखें अंधी हैं और 7 महान परिवारों से सावधान रहना पड़ता है, वरना मैं खुद जाता, सफेद बालों वाले बूढ़े ने भावुक होकर कहा और जोर से 2 खांसी की। दीवानजी ने जल्दी से टिश्यू से उनका मुंह पोंछा, उस पर खून था। दीवानजी, फिर खून आया? सफेद बालों वाले बूढ़े ने पूछा। शंकर काका, दीवानजी दुखी थे, उन्हें सच नहीं बता सके। तुम न कहो तब भी मुझे पता है, ये बूढ़ी देह इन सालों तक टिकी रही। अच्छा है, अगर वो बच्चा रणवीर न मिलता और चंद परिवार के प्रति अपराध बोध न होता तो मैं कब का चला गया होता। शंकर काका, आप ठीक हो जाओगे, मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ गई है। इस वीकेंड रजिस्टर करवाकर डॉक्टर से मिलवाते हैं, दीवानजी ने कहा। जरूरत नहीं, अपनी देह खुद जानता हूँ, व्यर्थ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। मेरे जाने के बाद बाकी पैसे और ये पुराना मकान सब तुम्हारा। इन सालों तुमने मेरी सेवा की, मेहनत की, शंकर काका ने खांसते हुए कहा। उनका चेहरा पीला था, जैसे सांसें किसी भी वक्त रुक जाएंगी। शंकर काका, दीवानजी ने आंसू रोकते हुए कहा, जिस इंसान की उन्होंने जिंदगी भर सेवा की, दिल्ली का प्रसिद्ध योद्धा, मार्ग महान गुरु, ऐसे हालात में पहुंच गया। दिल टूट रहा था। अगर सचमुच मैं चला गया तो एक आखिरी इच्छा है, तुम मुझे मदद करके रणवीर को जरूर ढूंढना। उस आग से मैंने उस बच्चे को बचाया था। चंद परिवार, उसका वंश खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, दीवानजी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा। धड़ाम, तभी 2 व्यक्ति आंगन में प्रकट हुए। रणवीर रायचंद ने तुरंत सफेद बालों वाले बूढ़े को देख लिया। 6 साल बाद भी वह दयालु चेहरा नहीं भूला था। अगर वे न होते तो रणवीर रायचंद उस दिन चंद परिवार के साथ मर गया होता। शंकर काका, रणवीर रायचंद ने जोर से पुकारा, आवाज में भावुकता भरी हुई। अचानक वो आवाज सुनकर शंकर काका का दिल जोर से धड़का, जैसे बिजली गिर गई हो। कौन मुझे पुकार रहा है? मैं हूँ, रणवीर। रणवीर रायचंद तुरंत उनके सामने पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर धड़ाम से दंडवत किया। विक्रम बुरी तरह चौंका। ऐसा व्यक्ति जो हॉल मास्टर को घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दे। उसकी याद में ये सिर्फ दूसरी बार था। पहली बार उन्होंने रक्तभूमि के 8 सौली के 100,000 भाइयों के लिए घुटने टेके थे। रणवीर, शंकर काका का दिमाग सुन्न हो गया। हाँ, रणवीर रायचंद, 6 साल पहले आपने खुद मुझे आग से बचाकर रामपुर भेजा था। भूल गए? रणवीर रायचंद ने कहा। अगर शंकर काका न होते तो वह कब का मर चुका होता। ये दंडवत उनके जान बचाने का शुक्रिया था। रणवीर रायचंद, ये नाम सुनते ही शंकर काका के आंसू बह निकले, पूरा बदन कांप उठा। उनकी एकमात्र आस, जिसकी चिंता 6 साल से सता रही थी, मौत के मुहाने पर आकर प्रकट हो गया। वे बेहद भावुक हो उठे और टटोलते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगे। रणवीर, तू कहाँ है? जल्दी मुझे छूने दे, मैं यहीं हूँ। रणवीर रायचंद आगे झुका। शंकर काका ने रणवीर रायचंद की बांह कसकर पकड़ ली। बहुत अच्छा रणवीर, तू जिंदा है। आखिरकार मैं अपनी एक पुरानी इच्छा पूरी कर सका। अब दुनिया से जाता हूँ तो तेरे माता पिता का मुंह दिखा सकूंगा। शंकर काका, आपकी आंखें और पैर, आखिर हुआ क्या? रणवीर रायचंद ने पूछा, विश्वास नहीं कर पा रहा। उसकी याद में शंकर काका दिल्ली के प्रसिद्ध महान गुरु थे, लोगों में सम्मानित योद्धा, मार्ग के दिग्गज, 60 पार होने पर भी तेजस्वी और ऊर्जा से भरे। 6 साल बाद इतने बूढ़े हो गए, आंखें अंधी, पैर टूटे। अफसोस, लंबी कहानी है, बात न करो। तू सही सलामत है, बस यही काफी है। शंकर काका ने सिर हिलाया। धड़ाम, तभी दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया और कई गुददुर युवक अकड़ते हुए अंदर आए। शंकर काका, बुरा हुआ, वो लोग फिर आ गए, दीवानजी ने डरते हुए कहा। अध्याय 55, खून के कर्ज, एक एक करके। ये कौन है? रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में पूछा। जोरावर भाई के आदमी, आए दिन परेशान करने आते हैं, दीवानजी ने जल्दी से बताया। जोरावर भाई? रणवीर रायचंद ने ये नाम कभी नहीं सुना था। अरे शंकर काका, बूढ़े होकर भी जिंदा हो। जिंदगी बड़ी लंबी है। कुछ गुंडे करते हुए आए, मुंह पर आलसी मुस्कान लिए। अब क्या चाहिए? शंकर काका ने गुस्से में गरज कर कहा। आंखें न होने पर भी उन्हें पता था कि ये कौन है। रणवीर रायचंद की नजरें ठंडी हो गईं। इन गुंडों ने स्पष्ट रूप से कई बार परेशान किया था। बस देखने आए थे कि मर गए या नहीं। जिंदा हो तो एक ट्रिप बच गई। रिलोकेशन शुरू हो गया, कब खाली करोगे? ये घर मैंने आखिरी सांसें गिनने के लिए खरीदा था, 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तुम्हारा ये करना गैरकानूनी है। गैरकानूनी? युवक जोर से हंसे। बूढ़े पागल, पूरी ब्लॉक
हमारे जोरावर भाई ने बेच दी। अब सेठी परिवार की संपत्ति है, वे कहें तो तोड़ेंगे। मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या काली कमाई है। मेरी सांसें कम हैं, मुझे चैन से मरने दो। शंकर काका ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। मरने वाले हो तो कुछ दिन और क्या फर्क, नहीं मानोगे तो हम मदद कर देंगे। मशहूर शंकर सीनियर के पास जरूर कुछ कीमती सामान होगा। इतना कहकर वे कमरों की ओर बढ़े। खुलेआम लूट, भागो यहाँ से, सब के सब निकलो। पहले तुम्हारे जोरावर भाई मुझे सीनियर कहकर बुलाते थे, तुम कौन होते हो? तुरंत ये जगह खाली करो। शंकर काका गुस्से से फट पड़े। पहले की बात थी वो, अब जमाना बदल गया। अब तू बस अंधा, लंगड़ा, मरने वाला बूढ़ा कुत्ता है। ज्यादा भौंकता है तो अभी यमराज के पास भेज दूंगा। सुनहरे बालों वाले गुंडे ने गरज कर कहा। हर कोना छानो, जो कीमती हो ले आओ। रुको, रणवीर रायचंद ने अचानक कहा। हे, कुछ कहना है? सुनहरे बालों वाले ने तिरस्कार से देखा और थूक दिया। घुटने टेककर शंकर काका से माफी मांगो, वरना जन्म लेने का पछतावा होगा, रणवीर रायचंद ने कहा, आंखों में हत्या की चमक। अपने जान बचाने वाले के साथ ऐसा सलूक मौत मांग रहे थे। हा 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 हा, सुनहरे बालों वाला जोर से हंसा। भाइयों सुना, ये हमें इस बूढ़े से घुटने टेकने को कह रहा है, वरना जन्म लेने का पछतावा होगा। सारे गुंडे ठहाका मारकर हंसे, उसे पागल समझकर। यहाँ तू अपनी औकात दिखा रहा है? पूछ तो कौन है हम? इन बातों के लिए तू घुटने टेक कर माफी मांगेगा, वरना दोनों टांगे तोड़ दूंगा। बात पूरी होने से पहले रणवीर रायचंद भूखे शेर की तरह लपका, इतनी तेजी से कि हवा में ऊंची लहरें उठीं। सुनहरे बालों वाले ने देखा कि शांत शून्य स्तर में हिंसक धाराएं उमड़ रही हैं, जैसे सुनामी आ रही हो। धड़ाम, अगले ही पल मुक्का पड़ा, जैसे 1000 टन का पत्थर लगा हो। उसका शरीर असंभव कोण पर मुड़ गया। कड़क कड़क, हड्डियां नूडल्स की तरह टूटने की आवाजें आईं, फिर वह धुंधला साया बनकर कई गज दूर जा गिरा। मुंह से खून की उल्टी, मौके पर ही मर गया। मां रे, बाकी गुंडों की रूह कांप गई, कुछ तो डर से पेशाब कर बैठे। एक मुक्के में उनका लीडर उड़ गया, शरीर विकृत, बिल्कुल डरावना। राक्षस भागो, चीखते हुए वे दरवाजे की ओर दौड़े। मैं तुम्हें हवा में उड़ाने में मदद करता हूँ। रणवीर रायचंद ने कदम बढ़ाया, असीम प्राण शक्ति की लहरें उठी, हाथ लोहे की चिमटी जैसे हो गए। कड़क कड़क, सबकी बाहें तोड़ दी, फिर पैर उठाया, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक के बाद एक दीवार के बाहर उड़ते चले गए। बाहर धमाकों की आवाज, अगर नहीं मरे तो जिंदगी भर अपाहिज। विक्रम, रणवीर रायचंद ने पुकारा। समझ गया। विक्रम ने सिर हिलाया और सफाई शुरू कर दी। आंगन में एकदम सन्नाटा छा गया। दीवान जी अवाक खड़े थे, होश नहीं आ रहा। रणवीर, तुझे चोट तो नहीं? शंकर काका अंधे होने की वजह से डरते हुए कि कहीं रणवीर को पीटा न गया हो, चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ शंकर काका, वो लोग चले गए, अब नहीं आएंगे। बेशर्म, काश मेरी देह। आह, शंकर काका ने आह भरी। शंकर काका, मुझे बचाने के बाद आपके साथ क्या हुआ? रणवीर रायचंद ने पूछा। छोड़ो, पुरानी बात है। शंकर काका टालना चाहते थे। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद 7 महान परिवारों से जाकर पूछूंगा। रणवीर रायचंद ने कहा। नहीं। घबराकर शंकर काका उठने लगे और लगभग गिरते गिरते बचे। रणवीर रायचंद ने तुरंत सहारा दिया। रणवीर, तुम 7 महान परिवारों के पास मत जाना, तो सब कुछ बता दीजिए। रणवीर रायचंद ने दबाव डाला। यही एक तरीका था, उसे जानना था कि शंकर काका को इतनी क्रूरता से किसने तोड़ा। ठीक है, मैं बताता हूँ, बस वादा करो कि उनके पास नहीं जाओगे। शंकर काका मान गए। तुझे चंद परिवार से बचाकर मैं उस रात रामपुर भागा था। डर था कि 7 महान परिवार पीछा करेंगे, इसलिए मैं चुपके से लौटा। फिर भी वे सतर्क थे और मुझ पर शक किया। अनगिनत विशेषज्ञ भेजकर मुझे पकड़ा और पूछताछ के लिए यातनाएं दी। मैंने जान पर खेलकर मुंह नहीं खोला। गुस्से में उन्होंने मेरी आंखें फोड़ दी, पैर तोड़ दिए और साधना नष्ट कर दी। ये सुनते ही रणवीर रायचंद की नजरें हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हो गईं। 7 महान परिवार, तुम हैवान। योद्धा मार्ग के सम्मानित गुरु शंकर काका को भी नहीं बख्शा। आंखें फोड़ दी, पैर तोड़े, साधना छीन ली, मौत से बदतर पागल हो गए हो। तुम सबको कत्ल कर दूंगा। उसने मन ही मन गरजा, ताकि शंकर काका चिंता न करें। हाय, इस हालत में जीने का कोई मतलब नहीं, बस तेरी चिंता थी। सालों पहले जब खबर आई कि तू रामपुर में गायब हो गया, मैं पागल हो गया था। दुर्भाग्य से परिवारों के डर से न जा सका, न फोन कर सका। इन सालों में दिल्ली में कैद पक्षी की तरह रहा, बस दुआ करता रहा कि आकाश तेरी रक्षा करे, चंद परिवार का आखिरी वंशज। शुक्र है, आखिरकार ऊपर वाला मेहरबान हुआ। अब मैं संतुष्ट होकर जा सकता हूँ। भावुकता में शंकर काका जोर से खांसने लगे, मुंह से खून निकला। रणवीर रायचंद ने तुरंत नब्ज देखी और चेहरा काला पड़ गया। साधना ही नहीं गई, कई नसें कट चुकी थीं, सांसें लटकी हुई थीं। शंकर काका, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी। हर इंसान को जाना है, तुझे देख लिया, अब कोई पछतावा नहीं।
आखिरी शब्द के साथ वे बेहोश हो गए, सिर एक तरफ लटक गया। अध्याय 56 पुनर्तः निर्दयी। शंकर काका, दीवान जी जोर से चीखे, जल्दी शंकर काका को कमरे में ले जाने में मदद करो। रणवीर रायचंद ने निर्णायक स्वर में कहा और दीवान जी की मदद से शंकर काका को बिस्तर पर लिटाया। झट-झट चांदी की सुइयां नाची। रणवीर रायचंद ने सीधे संजीवनी विद्या का इस्तेमाल किया। सुइयों में प्राण शक्ति भरकर शंकर काका के एक्यू पॉइंट्स में चुभोई। सारी सुइयां चुभाने के बाद उन्होंने प्राण शक्ति से जबरदस्ती उनके शरीर में डाली। सारी टूटी नसें जोड़ दी। उन्होंने अपनी अधिकांश प्राण शक्ति खर्च कर दी। अगर शंकर काका न होते तो आज रणवीर रायचंद नहीं होता। आधे घंटे बाद रणवीर रायचंद कमरे से बाहर आए। कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरा पसीने से तर। शंकर काका की चोटें बहुत गंभीर थीं। संजीवनी विद्या अकेले काफी नहीं थी, प्रचंड प्राण शक्ति से ही ठीक हो सकती थी। सौभाग्य से रणवीर रायचंद ने हाथ लगाया, वरना कोई नहीं बचा सकता था। युवा मास्टर रणवीर, शंकर काका, वे। दीवान जी चिंतित थे। चिंता मत करो, स्थिर हो गए हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, मैं यहीं रुकता हूँ, रणवीर रायचंद ने कहा। ठीक ठीक, दीवान जी ने सिर हिलाया। लटकी हुई सांसें आखिरकार नीचे आईं। हॉल मास्टर, सब सुलझा लिया, जोरावर भाई की पहचान भी पता कर ली। विक्रम तेजी से आया और बोला। बोलो, रणवीर रायचंद ने कहा। जोरावर भाई का असली नाम जोरावर भट्टी है, इस इलाके का बड़ा नाम। छोटे गुंडे से शुरू करके धीरे धीरे मनोरंजन शहर, फुट मसाज की दुकानें खोली। पिछले 12 सालों में खूब कमाई की। बाद में सेकंड हैंड मकानों का कारोबार शुरू किया। इस इलाके के ज्यादातर घर उसके नियंत्रण में हैं। कोई भी सेकंड हैंड सौदा हो तो उसकी हिस्सेदारी जरूरी, इससे भी खूब दौलत बटोरी। बाद में इस इलाके को 7 महान परिवारों में से सेठी परिवार ने खरीद लिया। तब से जोरावर भट्टी सेठी परिवार के लिए काम कर रहा है। इस इलाके के नवीनीकरण का जिम्मा उसी पर है, विक्रम ने विस्तार से बताया। रणवीर रायचंद का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि 7 महान परिवार इतना बड़ा कदम उठाएंगे। न सिर्फ नीलम स्क्वायर बल्कि यहाँ तक पहुँच गए। ऐसे कामों में कई पेचीदगियां होती हैं, इसलिए इलाके से वाकिफ और थोड़े दबंग जोरावर भट्टी को जिम्मा सौंपा गया। ऐसे दबंग तरीके शंकर काका जैसे कितने ही लोगों के साथ हुए होंगे। चंद परिवार के रहते 7 महान परिवारों की ताकत इतनी नहीं फैली थी। चंद परिवार नष्ट होने के बाद उन्होंने पूरे दिल्ली पर कब्जा कर लिया, मनमानी करने लगे। 7 महान परिवार, पुराने नए सारे हिसाब चुकता करूंगा। रणवीर रायचंद की आंखों में चमक। आधे घंटे बाद शंकर काका को होश आया। दीवान जी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रणवीर रायचंद सचमुच शंकर काका को बचा लेंगे। मानो हुआ तू जिंदा हो गए। होश आते ही शंकर काका ने जल्दी से पुकारा, क्या रणवीर अभी है? शंकर काका, मैं यहीं हूँ, रणवीर रायचंद ने तुरंत कहा। रणवीर, तूने मुझे बचाया? शंकर काका ने अविश्वास से पूछा। हाँ, लेकिन शंकर काका, आपकी चोटें बहुत गंभीर हैं। शरीर की क्षति को लंबे इलाज की जरूरत है और आंखों की चोट को भी समय लगेगा। लेकिन शंकर काका, चिंता मत करो, मैं आपको पूरी तरह ठीक कर दूंगा, रणवीर रायचंद ने वादा किया। रणवीर, तेरा बहुत शुक्रिया। शंकर काका भी हैरान थे कि रणवीर रायचंद ने उन्हें बचा लिया। उन्हें लगा था कि बस दुनिया से विदा हो जाएंगे। तब आपने मेरी जान बचाई थी, अब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। सचमुच कुछ नहीं, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। रणवीर, तूने मुझे कुछ और सांसें दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरी ये पुरानी जान अब ठीक नहीं हो सकती, शंकर काका ने सिर हिलाया। वे रणवीर रायचंद पर विश्वास नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी देह अच्छे से जानते थे। कोई उम्मीद नहीं, रणवीर रायचंद जानते थे कि शंकर काका विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए ज्यादा नहीं समझाया। ठीक होने के दिन ही कहेंगे। ओह, लगभग भूल ही गया, शंकर काका ने अचानक कहा। क्या हुआ शंकर काका? 7 महान परिवार मेरी निगरानी कर रहे हैं। तेरा यहाँ आना जरूर उन्हें पता चल जाएगा। अगर उन्हें पता चला कि तू चंद परिवार का वंशज है तो वे तुझे मारकर मुंह बंद कर देंगे। जा, यहाँ से जल्दी चला जा, जितनी दूर हो सके, और अपना नाम भी मत बताना, जल्दी। शंकर काका बेचैन थे। रणवीर रायचंद को लगा कुछ गड़बड़ है, नाक सुन्न हो गई। इस वक्त भी शंकर काका उनकी फिक्र कर रहे थे, परिवार से बढ़कर। शंकर काका, मैं इस बार दिल्ली इसलिए लौटा हूँ कि 7 महान परिवारों को नेस्तनाबूद कर दूं, रणवीर रायचंद ने गहरी आवाज में कहा। क्या कहा? शंकर काका का चेहरा बदल गया। 7 महान परिवारों को खत्म करने की बातें मत करो। 7 महान परिवारों ने इतना अत्याचार किया है, उन खून के कर्जों का बदला पूरा होना चाहिए। रणवीर, मैं जानता हूँ तुझे 7 महान परिवारों से नफरत है, लेकिन तेरी मौजूदा ताकत से तू उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वे 6 साल पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। दिल्ली के हर कोने में उनकी जड़ें 7 अभेद्य पहाड़ हैं। तू उन्हें उखाड़ नहीं सकता। मेरी सुनो, बदला लेना हो तो 10 साल इंतजार करो, ताकतवर बनो, तब हिसाब चुकता करना।
विक्रम कहना चाहते थे, शंकर काका, क्या आपको पता है कि आपके सामने खड़ा व्यक्ति दुनिया में अजेय है और 7 महान परिवार उसके जूते उठाने लायक भी नहीं। लेकिन बोलते ही रणवीर रायचंद ने घूर कर चुप करा दिया। शंकर काका, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। शंकर काका की चिंता न हो इसलिए बस इतना कहा। रणवीर, क्या मैं तुझसे एक मदद मांग सकता हूँ? बोलिए। शंकर काका, दिल्ली छोड़ने के बाद अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या तू मेरी मदद कर सकता है ईशानी का ख्याल रखने में? ईशानी? रणवीर रायचंद ने पूछा। उसका नाम ईशानी है, मेरी इकलौती पोती, मुझे उसकी फिक्र सता रही है। शंकर काका चिंतित थे। उसके माता पिता अब नहीं रहे। शंकर काका ने आह भरी। रणवीर रायचंद को कुछ समझ आया और अचानक पूछा, क्या 7 महान परिवारों ने किया? हाँ, शंकर काका ने चुपचाप सिर हिलाया। बूम! रणवीर रायचंद के शरीर से राक्षसी हत्या की नीयत फूट पड़ी, पूरे कमरे में छा गई। उन्हें लगा था कि 7 महान परिवारों ने शंकर काका को अपाहिज बनाया और पागल हो गए, लेकिन उन्होंने शंकर काका के बेटे बहू को भी मार डाला। सचमुच क्रूर। दीवान जी, एस बड़ी ऑन कर दी। कमरा इतना ठंडा क्यों? शंकर काका ने पूछा। ये दीवान जी हकलाए, रणवीर रायचंद को डर से देखते हुए। उससे निकली अनंत प्राण शक्ति की लहर ने उन्हें कंपी छुड़ा दी, सांसें रुकने को थीं। शंकर काका, चिंता मत करो, मैं आपकी पोती का पूरा ख्याल रखूंगा और 7 महान परिवारों के किए की सजा भी दूंगा। असीम गुस्सा छिपाना मुश्किल था। रणवीर रायचंद शंकर काका की चिंता की परवाह नहीं कर सके। रणवीर, जल्दबाजी मत करो, मैंने सब कुछ तेरे लिए कुर्बान किया। अगर तुझे कुछ हुआ तो सब व्यर्थ। शंकर काका बेचैन हो गए। बदला 10 साल बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं 3 दिन में लूंगा। शंकर काका, जब आपकी आंखें फिर खुलेंगी, दिल्ली में 7 महान परिवारों का नामो निशान नहीं होगा। ठंडी चीख पुराने घर में गूंज उठी। शंकर काका और दीवानजी दोनों स्तब्ध रह गए। 3 दिन में 7 महान परिवारों को नेस्तनाबूद। कितना दबंग ऐलान! जैसे बिजली गिर गई, उनके दिलों में भूचाल आ गया। अध्याय 57, उसे छोड़ दो। सच कहा जाए तो रणवीर रायचंद ने कम कहा था। अगर सिर्फ 7 महान परिवारों को मिटाना होता तो 3 दिन बहुत ज्यादा थे। 3 घंटे काफी थे। चाहे रुद्र सेना हो या छाया संप्रदाय, किसी एक को भेज दे तो पल भर में खेल खत्म। लेकिन इतनी जल्दी मिटा देना उन्हें सस्ते में छोड़ना होता। चंद परिवार को नष्ट करने से लेकर शंकर काका को अपाहिज बनाने तक, उनके बेटे बहू को मारने तक, हर खून का कर्ज पूरा चुकाना था। शंकर काका, आज बस इतना ही, किसी दिन फिर आऊंगा। रणवीर रायचंद ने विदा ली। रणवीर, शंकर काका ने पुकारा, आवाज में घबराहट। शंकर काका, माफ करना, अभी सब नहीं बता सकता, अगली मुलाकात में सब साफ हो जाएगा। रणवीर रायचंद के दिल में अपराध बोध था। विक्रम के साथ बाहर आकर रणवीर रायचंद ने चुपके से रुद्र सेना को आदेश दिया कि छाया में रहकर शंकर काका की रक्षा करें। फिर सीधे एक सुनसान पुल की ओर गाड़ी दौड़ाए। पुल पर खड़े होकर रणवीर रायचंद ने नदी की हवा को चेहरे पर महसूस किया। दिमाग का उथल पुथल आखिरकार शांत हुआ। फिर भी उसकी हत्या की नीयत कम नहीं हुई, बस आंखों में जमा हो गई, किसी भी पल फट पड़ने को तैयार। हॉल मास्टर, 7 महान परिवार बिल्कुल बेरहम हैं, ऐसे कलयुगी लोग अभी भी जिंदा हैं। विक्रम बर्दाश्त नहीं कर पाए, चेहरा ठंडा। वे खून से मैदान संभालकर देश की रक्षा करते रहे। रिकोदर सेना ने ही पूरे 100,000 जवान खोए, फिर भी ऐसे हैवान फल फूल रहे बेखौफ। युद्ध के मैदान से बाहर भी हम गद्दारों को खत्म करते हैं। इस बार 7 महान परिवार मिट जाएंगे। रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। आदेश दीजिए हॉल मास्टर। शंकर काका ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई। उनकी पोती है, मुझे उससे मिलना है। रणवीर रायचंद ने सोचकर जवाब दिया। और 7 महान परिवार? विक्रम पूछा, उनके अपराध सुनकर हमला करने को बेताब। मेरे इशारे का इंतजार करो। ठीक है। विक्रम को सिर झुकाना पड़ा, फिर आदेश मानकर शंकर काका की पोती ईशानी को ढूंढने निकल गया। रात हुई। शाम 8 बजे तक दिल्ली की नाइट लाइफ शुरू हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके के पास अप्सरा क्लब, स्टाइलिश सजावट और टॉप मैनेजमेंट, उसकी प्रसिद्धि बहुत थी। इस वक्त भी भीड़ थी, बाहर लग्जरी गाड़ियों की कतारें। तभी एक सेडान रुकी। रणवीर रायचंद और विक्रम उतरे। उसने क्लब पर नजर डाली, भौहें सिकुड़ गईं। ईशानी, 18 साल की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ्रेशमैन, यहाँ क्या कर रही है? हॉल मास्टर, मेरी जानकारी के मुताबिक ये क्लब जोरावर भट्टी का है, विक्रम ने कहा। बहुत अच्छा, रणवीर रायचंद ने ठंडे से कहा और अंदर बढ़ गया। धड़कते संगीत और रंगीन लाइट्स का स्वागत हुआ। उसने नजर दौड़ाई, हर तरफ भीड़। उसकी आभा इस माहौल से बिल्कुल अलग थी, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोनों ने एक टेबल चुनी और आइस कॉफी ऑर्डर की। रणवीर रायचंद की तेज नजरें भीड़ में काफी देर घूमी, लक्ष्य नहीं मिला। तभी लाइट जमी और संगीत बंद हो गया। एक फिटेड सूट वाला युवक माइक थामे स्टेज पर दौड़ा। लेडीज एंड जेंट्स, आज की रात आपकी लकी नाइट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आज स्टूडेंट ब्यूटी डांस करने आ रही है, ताली बजाओ।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट स्टूडेंट सुनते ही भीड़ में हलचल। टॉप क्लास हसीना परफॉर्म करने वाली, उम्मीदें आसमान छूने लगीं। क्लब में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आइए स्वागत करें ईशानी का। एमसी की चीख गूंजी। एक युवती छोटे छोटे कदमों से स्टेज पर दौड़ी। बर्फ जैसे सफेद स्लिप ड्रेस में लाइट्स के नीचे चमक रही थी। परफेक्ट सिलहूट, बेदाग त्वचा चमक रही थी। शुद्ध चेहरा जीवंत लेकिन शर्मिला। ईशानी का यहाँ पहला पार्ट टाइम था। इतने सारे लोगों के सामने उसे थोड़ी झिझक हो रही थी। कितनी खूबसूरत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट स्टूडेंट डांस कर रही है, हम लायक भी हैं। हे मर्दों में हलचल, सीटियां बजने लगीं। हाय, मैं ईशानी हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। छोटे परिचय के बाद उसने हल्के संगीत पर डांस शुरू किया। एक मूवमेंट और लड़कों की सांसें रुक गईं, जैसे आत्मा खींच ली गई हो। खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। भीड़ स्टेज के चारों तरफ घेरा बनाने लगी। फोन से हर पल रिकॉर्ड होने लगा। रणवीर रायचंद ने हाथ में फोटो से तुलना की। हाँ, स्टेज पर वाली ईशानी ही थी, शंकर काका की पोती। उसे भीड़ को खुश करने के लिए लुभावना डांस करते देख रणवीर रायचंद की भौहें और सिकुड़ गईं। अपनी मेहनत से कमाने वालों का वह सम्मान करता था, लेकिन क्लब सुरक्षित जगह नहीं और 18 साल की उम्र में आसान शिकार। भीड़ की दीवानगी महसूस कर ईशानी रिलैक्स हुई और आत्मविश्वास से डांस करने लगी। कुछ मेहमान स्टेज के किनारे ग्लास रख रहे थे, नीचे पैसे दबाकर। आओ हसीना, ये पी लो और पैसे तुम्हारे। वे फप्तियां कस रहे थे। पैसे देखकर ईशानी की आंखें चमकी। वह झुककर ड्रिंक गटक गई और पैसे जेब में डाले। शराब पेट में आग की तरह लगी, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। ये ईमान की कमाई थी, मना क्यों करे। और पियो, गटक गटक। भीड़ गरजी। ईशानी ने सांस रोकी और टेबल के सारे ग्लास खत्म कर दिए। सिर चकराने लगा। तभी टाइगर प्रिंट शर्ट वाला आदमी 3 शॉट्स डालकर नोटों की गड्डी दिखाए। छोटी हसीना, तेरा डांस मुझे बहुत पसंद आया, ये 3 पीले और 10,000 तेरे। 10,000 टाइगर भाई का जलवा। उसके यार चिल्लाए। माहौल और गर्म हो गया। 10,000। ईशानी दंग रह गई। पहले टिप्स 100-200 थे, ये 10 महीने की मिलती जॉब की कमाई थी। बस 3 ग्लास पीने थे। थैंक्स टाइगर भाई। उसने मीठी मुस्कान दी। झुककर शॉट्स गटक गई। टाइगर भाई उसकी नेकलाइन में झांकता रहा, गंदी मुस्कान फैलाते हुए। पीने के बाद उसने पैसे थमाए। ईशानी खुशी से लेने झुकी तो टाइगर भाई ने बांह पकड़कर खींचा। उसकी चीख के बीच उसे गोद में खींच लिया। टाइगर भाई का जलवा, हाहा। भीड़ ने ठहाके लगाए और सीटियां बजाईं। मुझे छोड़ो, ईशानी छटपटाए। आराम से, लगता है मेरी गोद में खुद गिर गई। वह हंसा, खुलेआम छूने लगा। मैं सिर्फ पार्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे छोड़ो। वह घबरा कर रोने लगी। 10,000 फूंक कर कुछ नहीं चाहिए था, कम से कम एक किस तो बनता है। वह मुंह बढ़ाया। वह छुड़ा नहीं पाई। दर्शक सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उसे छोड़ दो। अचानक एक दहाड़ ने पूरे क्लब को हिला दिया। अध्याय 58, क्लब को राख कर दो। सारी नजरें एक जगह मुड़ गईं। रणवीर रायचंद टाइगर भाई को बर्फ जैसी नजरों से घूर रहा था। तू कौन साला है? टाइगर भाई ने चुनौती दी। उसे छोड़ दो अभी, रणवीर रायचंद ने फटकारा, सवाल को अनसुना करते हुए। बेशर्म गुंडे का नाम पूछने लायक भी नहीं। अरे, बड़ा आए बड़ा मुंह, मुझे आदेश दे रहा है। टाइगर भाई गरजा। 3 सेकंड, छोड़ दो वरना अंजाम भुगतोगे। रणवीर रायचंद की आखिरी चेतावनी। यहाँ नया है, अप्सरा क्लब में पहली रात। जानता है मैं कौन हूँ? मैं। बूम। बात पूरी होने से पहले एक लात तूफान की तरह निकली। टाइगर भाई को कमरे के पार उड़ा दिया। वह फर्श पर गिरा, दर्द से कराहता हुआ। तू कौन है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रणवीर रायचंद ने ठंडे से कहा, पुनर्ता दबंग। पूरा क्लब सन रह गया। ये पागल कौन है? टाइगर भाई को उड़ा दिया, जिंदगी से तंग आ गया। तुम ठीक हो? रणवीर रायचंद ने पूछा। ईशानी सुन्न होकर सिर हिलाई। मेरे साथ चलो। रणवीर रायचंद ने उसका हाथ थामा। मुझे मारा, कोई नहीं जाएगा, सबको पीटो। टाइगर भाई चीखा। 5-6 युवक भीड़ से निकले, बियर की बोतलें उठाकर रणवीर रायचंद के सिर पर दे मारने दौड़े। अपनी औकात से बाहर। रणवीर रायचंद की नजर तेज हुई, बांह लहराए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। गुंडे चिथड़े जैसे उड़ गए, बिल्कुल बेमेल। टाइगर भाई जम गया, आंखों में डर। पलक झपकते उसके आदमी खत्म। क्या ये इंसान है? अभी भी पीटना है। रणवीर रायचंद ने घूरा। तूने मुझे टाइगर को छुआ। कड़क। रणवीर रायचंद ने उसे पूरा होने नहीं दिया। जब अक्ल नहीं आ रही तो शिष्टाचार की जरूरत नहीं। पैर से कुचला, पसलियां टूटी, खून की उल्टी के साथ टाइगर भाई की आंखें पलट गईं, बेहोश। सांसें रुक गईं, मेहमान डर से पीछे हटे। चलो, रणवीर रायचंद ने कहा। ईशानी नहीं जानती थी वह कौन है, लेकिन दिमाग में 2 शब्द कौंधे। इतना कूल, हद हो गई थी। अकेले रहने की हिम्मत नहीं थी और उसके पीछे चल दी। रुको, एक सूट वाला मध्यम आयु का आदमी प्रकट हुआ, पीछे दर्जन भर गुंडे। मैं अप्सरा क्लब चलाता हूँ, यहाँ उपद्रव करके मेरी लड़की ले जा रहा है, क्या मुझे जरा भी इज्जत नहीं देता? उसकी आवाज ठंडी थी, चेहरे पर गुस्सा।
खुलने के दिन से आज तक किसी ने यहाँ हंगामा नहीं किया आज तक। तू खुद को क्या समझता है कि मेरी इज्जत मांगे? रणवीर रायचंद ने सपाट स्वर में कहा। मैनेजर का चेहरा फटकारा इस लड़के की हिम्मत देखकर दंग। ठीक है, इज्जत नहीं दी तो यहीं हमेशा के लिए रह जा। आदेश पर दर्जन भर आदमी फैल गए, रणवीर रायचंद को घेर लिया। क्या लगता है तू मुझे रोक सकता है? रणवीर रायचंद ने ठठाकर हंसा, प्राण शक्ति उमड़ी और पैर जोर से पटका। कड़क कड़क कड़क, पैर जमीन छूने से पहले ही टाइल्स चटक गईं, तेज हवा की लहरें उठीं। जब पैर पड़ा, बूम, धमाका हुआ, कान के पर्दे फटने को, खून उबाल खाने लगा, चेहरे सफेद पड़ गए। दर्जन गुंडे गिर पड़े, रणवीर रायचंद को भूत की तरह घूरते हुए। मार एक सूट वाला कांपा, नजर फर्श पर जमी। रणवीर रायचंद के पैर के नीचे टाइल्स चूर चूर, जैसे भूकंप आ गया हो। कैसा राक्षस है ये, अभी भी रोकना है। रणवीर रायचंद आगे बढ़ा। धम्म, मैनेजर की टांगें ढीली पड़ी, वह गिर पड़ा। वो दबाव उसके बस का नहीं था। अप्सरा क्लब जोरावर भाई का है, वे इसे नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत जुटाकर मैनेजर ने धमकी दी। जोरावर भट्टी की बात कर रहे हो? रणवीर रायचंद ने पूछा। हाँ, उसने सिर हिलाया, सोचकर कि अब डर लगेगा। रणवीर रायचंद ने कहा, बहुत अच्छा। विक्रम, इस जगह को राख कर दो। वह गिरे हुए मैनेजर को लांघ कर बाहर निकल गया। मध्यम आयु का आदमी हड्डियां तक कांप गया। जोरावर भाई से नहीं डरता, और क्लब राख करने की बात, ये झूठ बोल रहा होगा। जोरावर भाई इस इलाके के बादशाह, उन्हें छूने का मतलब मौत, कौन हिम्मत करेगा? क्लब राख करने की धमकी, खुदकुशी। रणवीर रायचंद के जाते ही मैनेजर उठा और जोरावर भाई को फोन घुमाया। जोरावर भाई, इमरजेंसी, किसी ने अप्सरा क्लब तहस नहस कर दिया और हमें मिटाने की कसम खाई, जल्दी आइए। फोन रखते ही बाहर देखा, दंग रह गया। काले कपड़ों वाले लोग भूतों की तरह प्रकट हो गए, हत्या की आभा आसमान छू रही थी। तुम कौन हो? हॉल मास्टर के आदेश से इस जगह को राख करो। मैनेजर खौफ से चीखा, चेहरा लाश जैसा। पल में अनगिनत काले कपड़े वाले क्लब में घुस आए। बस अंधेरा इंतजार कर रहा था। ... दर्जन मिनट बाद कई गाड़ियां रुकते हुए आईं। लीड सेडान रुकने से पहले जोरावर भट्टी बाहर कूदा। सामने का नजारा देखकर उसका दिल जम गया। खत्म, सब खत्म। करोड़ों का अप्सरा क्लब मलबे में तब्दील। उसने आंखें मली, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन गलती नहीं, अप्सरा राख हो चुका, उसके आदमी गायब। हरामी, ये किसने किया? जोरावर भट्टी गरजा, चेहरा लाल। शाम से आदमी गायब, अब क्लब मिटा दिया। ढूंढो हर कीमत पर, वह चीखा। जोरावर भट्टी का होशो हवास गायब। पूरे दिल्ली पर राज न हो, लेकिन इस टुकड़े पर वह बादशाह था। 20 साल की खून पसीने की कमाई। जो भी विरोध करता, यमराज से मिलता। सेठी परिवार से गठजोड़ के बाद और बेखौफ हो गया अछूत। घंटों में 2 बड़े झटके, किसी ने उसके सिर पर गोबर कर दिया। अपराधी न मरे तो ये अपमान गले उतरेगा नहीं। ... यूनिवर्सिटी इलाके के पास एक छोटा प्लाजा पार्क था। रणवीर रायचंद ईशानी को सीधे वहीं ले गया। तू ऐसी जगह पर काम क्यों कर रही थी? उसने पूछा। पैसे कमाने के लिए। और क्यों? ईशानी ने जवाबी हमला किया। पता नहीं था कि वहां सारे बदमाश भरे हैं। उसने डांटा। पहली बार गई थी, मुझे कैसे पता? वह फूली। दोबारा कभी मत जाना, उसने चेतावनी दी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरा मामला है, उसने पलटकर कहा। मेरा मामला है, तेरे दादाजी ने मुझे तेरा ख्याल रखने को कहा, उसने समझाया, उसकी जुर्रत देखकर हैरान। मेरे दादाजी? हाँ, ईशानी ने व्यंग्य से हंसा। मेरे जीने मरने से उन्हें क्या मतलब? अध्याय 59। जोरावर भाई, ऐसा मत बोल। रणवीर रायचंद ने भौहें चढ़ाईं। उनकी वजह से ही मेरे माँ बाप मारे गए। उनकी वजह से ही मुझे क्लब में काम करके पैसे कमाने पड़े और लगभग मेरी इज्जत लुट जाती। ईशानी ने नफरत से कहा। तेरे माँ बाप 7 महान परिवारों की वजह से मारे गए और तेरे दादाजी को खुद 7 महान परिवारों ने अपाहिज बनाया। तू 7 महान परिवारों को नहीं दोष देती, दादाजी को दोष देती है। रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम हो कौन? ईशानी सतर्क होकर बोली। रणवीर रायचंद। ईशानी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम वही चंद परिवार के वंशज हो जिसे मेरे दादाजी ने जान पर खेलकर बचाया था। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। सब तेरी वजह से है। अगर तू न होता, हरामी, तो मेरे माँ बाप को नुकसान नहीं पहुंचता। ईशानी ने गुस्से में चीखा। रणवीर रायचंद के शरीर पर मुक्के बरसाने लगी। हॉल मास्टर से बदतमीजी मत करो। विक्रम गर्जा। तुरंत आगे बढ़कर ईशानी को पकड़ने को हुआ। विक्रम, उसे छोड़ दो, रणवीर रायचंद ने कहा। हॉल मास्टर, आप सिर्फ शंकर काका का लिहाज करके ऐसा कर रहे हैं, वरना आज रात। वह, उसे छोड़ दो, रणवीर रायचंद ने आदेश दिया। विक्रम को मजबूरन छोड़ना पड़ा, ईशानी को गुस्से से घूरते हुए। क्या हुआ? शर्मिंदगी और गुस्सा? हिम्मत है तो मुझे भी मार डालो, ईशानी ने जिद से कहा। बिल्कुल नहीं डरती लग रही। सबसे पहले तेरे माँ बाप और शंकर काका की चोटों के लिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है।
और 7 महान परिवारों के लिए मैं उन्हें उनके खून के कर्ज का पूरा बदला दूंगा। रणवीर रायचंद ने गहरी आवाज में कहा, खून का बदला दिलाएगा? ईशानी ने व्यंग्य से हंसा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी क्या ताकत है कि 7 महान परिवारों से खून का बदला लोगे? क्या तुम जानते हो वे कितने ताकतवर हैं? और आज रात तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तेरी वजह से ही मैंने टाइगर और अप्सरा क्लब को नाराज किया। इन सब की फिक्र तुझे करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। रणवीर रायचंद ने बेपरवाही से कहा, तुम बिल्कुल नहीं संभाल सकते। टाइगर तो छोड़ो, अप्सरा क्लब के पीछे बॉस जोरावर भाई हैं, इस इलाके के मशहूर अंडरवर्ल्ड किंग। वे तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। खुद का ख्याल रखो। ईशानी ने कहकर अपना शोल्डर बैग जोर से कंधे पर लटकाया और जाने लगी। हॉल मास्टर, ये लड़की बहुत ज्यादती कर रही है। विक्रम बर्दाश्त नहीं कर पाए। आखिर उसने माँ बाप खोए हैं, समझ में आता है। रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा, ईशानी की गुस्से में जाती आकृति को देखते हुए। तभी ईशानी अचानक मुड़ी। जोरावर भाई यहीं पास रहते हैं, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से जल्दी निकलो। कहकर वह चली गई बिना रुके। ये लड़की, रणवीर रायचंद ने मुस्कान दिखाई, उसका दिल इतना बुरा नहीं था। तुम सब कोई नहीं जाएगा, यहीं रुको। अचानक जोरदार आवाज आई, फिर कई कारों की लाइट्स चिमकी और कई गाड़ियां चारों तरफ रुककर रणवीर रायचंद और ईशानी को सीधे स्क्वायर में घेर लिया। बुरा हुआ, भागो, ईशानी जोर से चीखी। कुछ कदम भी नहीं भागी थी कि दर्जन भर लोग गाड़ियों से उतरकर उसे रोक लिया। मुड़कर देखा तो रणवीर रायचंद अभी भी वहीं खड़ा था, हिला तक नहीं। तू पागल है, जल्दी भाग क्यों नहीं? रणवीर रायचंद बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। भागो, कहाँ भागोगे? एक मर्सिडीज से एक आदमी उतरा। कद में ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1.7 मीटर, बड़ा पेट और खतरनाक चेहरा। छोटा मोटा आदमी ईशानी के पास आया और पूछा, जानती है मैं कौन हूँ? जोरावर भाई। ईशानी की आवाज कांप रही थी। जोरावर भाई का नाम बहुत बड़ा था, इस इलाके में कोई नहीं जो न जानता हो। निश्चित रूप से बेरहम इंसान। मुझे जानती है और मेरे इलाके में हिम्मत की। जोरावर भाई ने अचानक गरजा। ईशानी का चेहरा डर से सफेद। माफ कीजिए, मेरा क्लब राख हो गया। क्या माफी से काम चल जाएगा? जोरावर भाई ने सख्ती से पूछा। राख हो गया? ईशानी हैरान। जाते वक्त क्लब ठीक था, कैसे राख हो गया? अचानक उसकी नज़र रणवीर रायचंद पर गई। उसे याद आया कि जाने से पहले रणवीर रायचंद ने मैनेजर से क्या कहा था। नहीं, ये कैसे संभव? माननीय जोरावर भाई, छोटी लड़की से तकलीफ मत करो। क्लब मैंने राख किया, मुझसे हिसाब करो। रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा। हिस। ईशानी ने सांस खींची। सचमुच उसने किया, लेकिन रणवीर रायचंद उसके साथ था। उसने अप्सरा क्लब कैसे राख किया? बिल्कुल अकल से बाहर। जोरावर भाई की ठंडी नजरें तुरंत रणवीर रायचंद पर जमी। लड़के, हिम्मत तो बड़ी है। जोरावर भट्टी के इलाके को तोड़ने की हिम्मत। क्या 10 करोड़ मुआवजा देगा या नदी में मछलियों का चारा बनेगा? कितनी बड़ी भूख, सीधे 10 करोड़ मांगे। रणवीर रायचंद की आंखों में तेज चमक। लगता है तुमने पहले भी ऐसे काले धंधे खूब किए हैं। बकवास बंद कर, 2 में से एक चुन। जोरावर भट्टी ने अकड़ से कहा, बड़े बॉस की तरह। जोरावर भाई, आप गलतफहमी में हैं, ठीक से बात करते हैं। ईशानी ने हिम्मत जुटाकर कहा। चुप। जोरावर भट्टी ने डांटा, तू बस स्टूडेंट है, बोलने का हक नहीं। शायद तीसरा विकल्प हो, रणवीर रायचंद ने कहा। क्या? जोरावर भट्टी ने पूछा। घुटने टेककर गलती मान लो और मैं तुम्हें थोड़ा कम दर्द से मरने दूंगा। रणवीर रायचंद की आवाज ठंडी थी। हरामी। जोरावर भट्टी गुस्से से पागल। इस लड़के ने उसे खेलने की कोशिश की। मैंने जीने का मौका दिया था, तूने नहीं लिया और मौत मांगी। तो मैं मदद करता हूँ, इसके दोनों पैर तोड़ दो। आदेश पर दर्जन भर गुंडे रणवीर रायचंद पर टूट पड़े। रणवीर रायचंद, पागल हो गए हो, माफी मांगो जल्दी। ईशानी ने जल्दी से चीखा। जोरावर भाई को वह छू नहीं सकता। विक्रम, रणवीर रायचंद ने कहा। मुझ पर छोड़ो। विक्रम उत्साह से बोला। दर्जन लोगों पर जंगली शेर की तरह टूट पड़ा। दुर्लभ था कि हॉल मास्टर खुद न लड़े तो वह अपनी कसरत कर ले। विक्रम का बड़ा हाथ चिमटी की तरह एक की हथेली पकड़ा, फिर जोर से मरोड़ा। कड़क आवाज के साथ बांह टूट गई। गेट लॉस्ट। ठंडी चीख के साथ वह उड़ गया। फिर हमला किया, बाकियों पर टूट पड़ा। तुरंत चीखों की बौछार। रुद्रधाम के अष्टनाग राजाओं में से एक के रूप में विक्रम की ताकत बहुत थी, रणवीर रायचंद से ही कम। वरना पूरे दिल्ली में शायद ही कोई उसका मुकाबला कर सके। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बस 3-4 मिनट में सारे दर्जन लोग उड़ गए, दर्द से जमीन पर लौट रहे। या तो दोनों हाथ टूटे या दोनों पैर, सब अपाहिज। ये जोरावर भट्टी का चेहरा बदल गया। उसके लाए गुंडे पल में अपाहिज। बहुत डरावना। उसने जिंदगी भर समाज में गुजारी, लड़ाई मारपीट से यहाँ तक पहुंचा, लेकिन ऐसा खतरनाक इंसान कभी नहीं देखा। तुम लोग आखिर हो कौन? जोरावर भट्टी ने गहरी आवाज में पूछा। उसकी अकड़ आधी से ज्यादा गायब। अब पूछने की देर हो चुकी।
विक्रम, इसे मेरे पास लाओ। रणवीर रायचंद ने आदेश दिया। हाँ, विक्रम ने आदेश स्वीकार किया और तुरंत जोरावर भट्टी की ओर बढ़ा। जोरावर भट्टी की प्रतिक्रिया तेज थी। खतरा भांपकर तुरंत मर्सिडीज की ओर दौड़ा, ट्रंक खोला और बड़ी मच्छर काटने वाली छुरी निकाली। मर जा, गाली देते हुए मुड़ा और विक्रम पर वार किया। ये नज़ारा देख ईशानी ने तुरंत मुंह ढककर चीखा।